शिवम हर रोज की तरह आज भी अपने कस्टमर्स को छोले कुलचे सर्व कर रहा था, लेकिन आज वो ये काम जल्दबाजी में कर रहा था। अरे भाई जल्दी करो ना, लेट। हाँ भाई, बस 2 मिनट। क्योंकि उसकी बीवी ऑटो में बैठे हुए गुस्से से घूरे जा रही थी। शिवम का इंतजार करते करते दृष्टि के सब्र का बांध टूट गया था और वो उसके पास जाने के लिए ऑटो से निकली, लेकिन फिर वहीं रुक गई। एक छोले कुलचे बेचने वाले की वाइफ कहलाने में उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी, इसलिए उसने शिवम को दूर से ही फोन पर कहा, हाँ बोलो। क्या कर रहे हो? इतना टाइम कौन लगाता है, जल्दी करो। तो बस वो मैं सोनू का इंतजार कर रहा हूँ ना, वो बस दुकान संभालने के लिए वो आता ही होगा। आगे आ जल्दी आ। दृष्टि परेशान तो थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसकी परेशानी और बढ़ने वाली थी। कार से सूट पहने एक रिच हैंडसम लड़का बाहर निकला, जिसे देखकर दृष्टि चौंक गई। दृष्टि, तुम यहाँ? अभय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले। ओ, तो ये है तुम्हारा सड़क पर ठेला लगाकर छोले कुलचे बेचने वाला पति। मुझे ना तुम पर बहुत दया आई। कहाँ तुम अरबपतियों के खानदान नारंग्स की बेटी थी। जब तुम सड़क पे निकलती थी तो लोग तुम्हारे लिए रोड साफ किया करते थे, और आज देखो तुम इस सड़क छाप ठेले वाले का हाथ पकड़ के चल रही हो। बोल लिया तुमने? और कहाँ भाग गए थे तुम आज से 2 साल पहले? मैं भागा नहीं था, मैं अपने करियर के लिए यूएस गया था। ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। दरअसल अभय दृष्टि का एक्स बॉयफ्रेंड है, जो उसे कॉलेज के दिनों में बेहद प्यार करता था। लेकिन तुमसे इंतजार नहीं हुआ, मेरे जाते ही तुमने इससे शादी कर ली। अभय की यूएस जाने के कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि दृष्टि ने छोले कुलचे का ठेला चलाने वाले शिवम से शादी कर ली है। उस दिन से दृष्टि के लिए उसका प्यार नफरत में बदल गया। अरे मेरा रिप्लेसमेंट कम से कम मेरे टक्कर का तो देखती है। छोड़ो ये सब। तुमने ये नहीं पूछा कि मैं यहाँ इंडिया में अब क्या कर रहा हूँ? नहीं पूछा, क्योंकि मैं जानना ही नहीं चाहती। तुम्हें जानना चाहिए, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ। हाथ छोड़ो मुझे। ये देखकर दृष्टि के साथ खड़े उसके पति शिवम का खून खौल उठा। मेरी बीवी का हाथ छोड़, तू लेकर बात कर। अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है? तू 2 कौड़ी के ठेले वाला, तुझे पता है मैं कौन हूँ? अभय कपूर। ग्लोबल पैराडाइज का नाम सुना तुम दोनों ने? एशिया की नंबर 1 मल्टीनेशनल कंपनी, मैं उसका एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या हुआ, झटका लगा? सोच रही हो ना कि काश 2 साल और इंतजार कर लिया होता तो इस ठेले वाले के साथ घूमना नहीं पड़ता। बकवास बंद करो अभय। तुम्हें पता भी है इन 2 सालों में मेरे साथ क्या हुआ है? Who cares? मुझे जानना भी नहीं है। और ये मगरमच्छ के आंसू टपकाने का कोई फायदा नहीं। अब ये ठेले वाला ही तुम्हारा पति है और यही तुम्हारी औकात है। जी भरकर दृष्टि को जलील करने के बाद अभय वहाँ से चला तो क्या, लेकिन उसने दृष्टि के दिल को चोटिल कर दिया था। दृष्टि को इमोशनल देखकर शिवम उसे संभालना चाहता था, लेकिन दृष्टि थी जो उसे करीब भी आने नहीं देती थी। पर आज शिवम के मन को एक बात खाए जा रही थी। दृष्टि, क्या तुम आज भी वैसे प्यार करते? आज तो तुमने पूछ लिया, मगर अगली बार अपनी औकात में रहकर मुझसे कोई सवाल पूछना। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने दादाजी की वजह से छेड़ रही हूँ। अगर मेरे हाथ में होता ना तो 1 मिनट में तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक देती। चुप हो जाओ, एक शब्द मत निकालना अपनी जुबान से। तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है कि मैं 1-1 रुपए के लिए तरस रही हूँ, वरना नारंग मेंशन में क्या क्या ऐशो आराम नहीं थे मेरे लिए। ये सुनकर शिवम चुप हो गया और उसने मन ही मन अपने आप से कहा, तुम फिक्र मत करो दृष्टि, जिस दिन मेरी असली सच्चाई सारी दुनिया के सामने आएगी उस दिन सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तब मैं दुनिया के सारे ऐशो आराम तो क्या, सारे चांद तारे भी तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। ये मेरा वादा है। शादी के 1 हफ्ते बाद भवानी नारंग की मृत्यु हो गई। पूरे परिवार को बड़ा झटका लगा। नारंग परिवार में शिवम को भवानी नारंग के सिवाय कोई पसंद नहीं करता था। वो चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था।
भवानी नारंग के मरते ही घर में झगड़े शुरू हो गए और इसी के साथ दृष्टि के माता पिता को नारंग खानदान के बिजनेस और प्रॉपर्टी दोनों से बेदखल कर दिया गया। शिवम को बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इस हादसे के बाद दृष्टि अपने पिता की छोटी सी फैक्ट्री चलाने लगी, पर शादी के 2 साल बीत जाने के बावजूद दृष्टि ने आज तक शिवम को अपना पति नहीं स्वीकारा था। वहीं अभय अपनी आलीशान डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया और किसी से बात करते हुए गुस्से से चिल्ला उठा, What the hell? मेरे बैंक अकाउंट और कार्ड कैसे ब्लॉक हो सकते हैं? तुम्हें पता है आज मुझे कितनी इंपॉर्टेंट डील क्रैक करनी थी और कंपनी के एसेट्स के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना था। तुम्हारे बेकार सिस्टम की वजह से ना सब खराब हो गया। नाउ यू टेल मी कि अब क्या किया जाए। सर, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। हमें ये इश्यू रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। कल तक अगर ये सब ठीक नहीं हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये बोलकर अभय ने गुस्से में फोन काट दिया। यस यस मिस्टर प्रदीप, मैं बस पहुंच ही गई हूँ। हाँ, लिफ्ट के बाहर ही हूँ। यस यस, हाँ, आई विल सी यू। गॉड, ऋषि तुम इतनी सुबह सुबह मेरी सोसाइटी में? कहीं पुरानी मोहब्बत फिर से जिंदा तो नहीं हो गई? बकवास बंद करो। मैं यहाँ अपने काम के सिलसिले में किसी से मिलने आई, और तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना प्लीज। अब इतना गुस्सा किस काम का? अब आई गई हो तो ऊपर चलो और खुद अपनी आंखों से देखो कि तुमने क्या खोया है। मुझे छोड़ के मुझे नहीं देखना। अरे चलो दृष्टि, मैं तुम्हें अपना आलीशान फ्लैट दिखाता हूँ। चलो चलो चलो। क्या? अरे नहीं देखना। मिस्टर अभय, मिस्टर अभय, आपको हाउसिंग कंपनी से नोटिस देना है। नोटिस? यस। जैसे ही अभय ने वो नोटिस खोलकर पढ़ा, उसके होश उड़ गए। व्हाट? आज के आज मुझे फ्लैट खाली करना होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर ये कोई फॉल्स नोटिस है। मुझे अभी ऑफिस जाके पता करना होगा। कहीं नजर तो नहीं लग गई तुम्हारे फ्लैट को मेरी? ओ शराब दृष्टि, मेरे लिए तुम्हारी औकात एक चींटी जितनी भी नहीं है। अब मुझे धमकी बाद में देना मिस्टर अभय। पहले जाओ और अपना आलीशान फ्लैट बचाओ जो तुम्हें तुम्हारी कंपनी ने दिया था और अब तुमसे छीनने वाली है। तुम्हें तो मैं ना। बाय, मेरी लिफ्ट आ गई। कुछ ही देर बाद जैसे ही अभय अपने ऑफिस पहुंचा, उसने देखा कि उसकी कैबिन में उसकी टेबल के ऊपर एक लेटर पड़ा था। जैसे ही अभय ने वो लेटर पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये उसका टर्मिनेशन लेटर था जो डायरेक्ट कंपनी के सीईओ से आया था। टर्मिनेशन लेटर? वो भी मुझे? वेट, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं तो कभी कंपनी के मालिक से मिला भी नहीं हूं, तो मैंने उनके साथ बदतमीजी कब की? लेटर में लिखे टर्मिनेशन का रीजन पढ़कर अभय का दिमाग ही हिल गया। गुस्से से भरा अभय वो लेटर लेकर सीईओ के पास पहुंचा। मिस्टर अमन, मुझे आपसे बात करनी है। अभय, हाँ बोलो। आपने टर्मिनेशन लेटर क्यों भेजा? जिस शख्स से मैं आज तक मिला नहीं हूं, मैं उनकी बेइज्जती क्यों करूंगा? मिस्टर अभय, आप उस शख्स से मिल भी चुके हैं और आपने उनकी बेइज्जती भी की है। और अगर आपको ये बात झूठ लग रही है तो सर आज ऑफिस आए हैं, आप सामने उनके केबिन में जाकर उनसे मिल सकते हैं। ये बोलकर जैसे ही अभय कंपनी के ओनर के कैबिन में गया। सर, मैं आए? सर, मेरा नाम अभय है। मैं आपकी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। वो नहीं। शिवम को देखकर अभय के होश उड़ गए। शिवम, तू? तेरी हिम्मत कैसे ओनर के केबिन में घुसने की? और तू उनकी कुर्सी में बैठा है? भिखारी कहीं का। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आ ही जाएगी मुझे बाहर निकालने के लिए। एमडी साहब। बॉस, तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? ये 2 कौड़ी का आदमी सड़क पर ठेला लगाता है तो
ठेला लगाता भी हूं और इस ऑफिस को चलाता भी हूं, और इन दोनों के लिए टैलेंट चाहिए जो तुझ में नहीं। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो और आज के बाद ऑफिस के आसपास दिखाई नहीं देना चाहिए। ये गेट आउट। सर 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 प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सर प्लीज एक मिनट प्लीज। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था आप कौन है सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूं सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इंसान की पहचान उसकी औकात से होती है, यही कहा था ना तूने मेरी बीवी को। अब ये ठेले वाला ही तुम्हारा पति है और यही तुम्हारी औकात है। कैसे माफ कर तुझे? एक काम कर, उठ और फौरन मेरे बीवी से जाके माफी मांग, उसके पैरों में गिर। ठीक है सर, मैं उनसे माफी मांग लेता हूं। और सुन, अगर आज के बाद मेरी बीवी के आसपास भी नजर आए तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तेरे आने वाले 7 पुश्ते भी तेरी शक्ल पहचान नहीं पाएंगे, समझा? और हाँ, एक और बात, जॉब चाहिए ही है? चाहिए तो अपना मुंह बंद रखना। जो कुछ भी हुआ यहां, जो कुछ भी तूने सुना या देखा, ये बात मेरी बीवी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, कभी भी नहीं। क्यों शिवम दृष्टि से छुपा रहा था अपना इतना बड़ा सच? लेकिन अभय ही अकेला नहीं था जिसे शिवम ने इस कदर सबक सिखाया था। आज से 2 साल पहले इससे भी ज्यादा खतरनाक और दिल दहला देने वाला सबक शिवम ने दृष्टि के कॉलेज के उस सन की दीवाने ऋषभ सिंघानिया को सिखाया था, जो दृष्टि के लिए अपनी एक तरफा मोहब्बत में पागल हो चुका था। ऋषभ दिल्ली का मशहूर बिजनेसमैन सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मालिक का बेटा था, इसलिए कॉलेज में सब उससे डरते थे। ऋषभ सिंघानिया अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद था, जो कई बार जेल जा चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था, क्योंकि पैसे और पावर के बलबूते पर वो हर बार आसानी से बाहर आ जाता था। एक दिन दृष्टि अपने दोस्त के साथ कैंटीन में पहुंची ही थी कि तभी अचानक। क्या बदतमीजी है, पागल हो गए हो क्या? पागल? वैसे ये बताओ, कल रात को मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? हाँ? तुम्हें पता है ना? तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अभय से प्यार करती हूँ। ओह माय गॉड, लगता है तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा वो बेवफा आशिक तुम्हें छोड़ के कल रात को यूएस जा चुका है। What? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अभय मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, समझे? मैंने उसे मना कर दिया था वहां जाने से। दृष्टि ने देखा कि अभय ने उसे मैसेज किया था कि वो यूएस जा रहा है, जो दृष्टि ने पढ़ा नहीं था। दृष्टि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि अभय उसे बिना मिले कैसे जा सकता है, और उसने अभय को फोन लगाया। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। बड़ी भोली हो तुम, जाने मन बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है तुम्हें। जिस अभय की तुम गुणगान गा रही हो ना, वो तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी के तरह निकाल कर यूएस जा चुका है। अरे उसे भी सक्सेस चाहिए था लाइफ में, बहुत सारा पैसा चाहिए था उसे। कब तक तुम्हारे साथ टाइम पास करता? उस गरीब की फूटी किस्मत में किसी की निगाह पड़ी होगी और बहुत बड़ा मौका दे दिया होगा तो गया। ऋषभ की बातें दृष्टि को तीर की तरह चुभ रही थी। खैर छोड़ो, मैं तुमसे आज ही शादी करने को तैयार हूं। दृष्टि ने उसे एक जोर से थप्पड़ जड़ दिया। कैंटीन के सभी लोगों के सामने ऋषभ की पहली बार इतनी बेइज्जती हुई थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, अगर खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश भी की ना तो। बहुत अकड़ है ना तुझमें, दृष्टि नारंग। मैं तेरा वो हाल करूंगा ना कि तू अपना ये खूबसूरत शक्ल किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ये चाटा जो तूने मुझे मारा है ना, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तेरी ये अकड़ अपने जूते के नीचे कुचल ना दी ना मैंने, मेरा भी नाम ऋषभ सिंघानिया नहीं।
कैंटीन में सन्नाटा फैल गया था, क्योंकि वहां मौजूद हर शख्स ये जानता था कि ऋषभ अब शांत बैठने वाला नहीं था। आखिर ऐसा क्या करने वाला था ऋषभ? क्या ऋषभ दृष्टि के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने वाला था? उसी रात जहां पूरा शहर सुकून की नींद में डूबा हुआ था, वहीं आज रात दृष्टि की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने को तैयार था। आधी रात हो चुकी थी जब उसकी एक दोस्त का कॉल आया। हेलो दृष्टि, तूने वो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया? क्या यार, इतनी रात को कॉलेज ग्रुप कौन चेक करता है? तुझे क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों साउंड कर रही है? तू बस जल्दी से जल्दी ग्रुप चेक कर अभी। क्या हुआ यार? जैसे ही दृष्टि ने मोबाइल पर कॉलेज ग्रुप चेक किया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋषभ ने दृष्टि का एक वीडियो कॉलेज ग्रुप में, यहां तक कि पूरे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था, और हर जगह बस दृष्टि के ही वीडियो की बात हो रही थी। वीडियो किसने? ऋषभ। इससे पहले कि दृष्टि ऋषभ को कॉल करती, उसे जोर से चिल्लाने की आवाज आई। दृष्टि! दृष्टि! क्या है? ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली की फेमस नारंग की बेटी का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। जी हाँ, लोग इसे देखकर हैरान हैं और लगातार इस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। आखिर क्या करेगी नारंग फैमिली इसके बाद? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लेटेस्ट न्यूज। किसने किया? अरे बोलना, किसने किया? किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। कौन है? ने किया है, उसने बदला लिया है मुझसे उस थप्पड़ का। ऋषभ अपने पार्टनर में बैठे हुए दृष्टि का वो वीडियो बार बार देखकर हंसे जा रहा था कि तभी दृष्टि का उसे कॉल आया। ऋषभ, तुमने क्या किया ये कॉलेज ग्रुप पे? तो तुमने देख लिया? तो बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? फाइनली तुम्हारा कॉल आ ही गया। पता है कितनी बेताबी से मैं तुम्हारा इस कॉल का इंतजार करता था। मुझे यकीन था कि मेरी दृष्टि मुझे जरूर फोन करेगी, मगर नहीं, तुम्हें तो मेरी कदर ही नहीं। अब इश्क का जुनून हद से बढ़ चुका है माय डार्लिंग। शट अप! तुम ये सब कैसे कर सकते हो? मैं ऋषभ सिंघानिया, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। अभी वक्त है, शादी कर लो मुझसे। लिसन, तुम अगर दुनिया के आखिरी लड़के भी होगे ना, तो भी मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। दृष्टि की ये बात सुनकर ऋषभ जोर जोर से हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम लोग। इस सालों की इज्जत सब मिट्टी में मिल गई। क्या करेंगे? कल तक तो पूरा शहर देख लेगा ये वीडियो। कैसे संभालेंगे? जिस बात का दृष्टि की माँ को डर था वही हुआ। अगली सुबह फोन की घंटियों से नारंग परिवार की शुरुआत हुई। देखिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। शर्मा जी यकीन मानिए, फेक वीडियो। ऐसा कुछ नहीं है मिसेस वर्मा, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो मिसेस वर्मा। दृष्टि को लगने लगा था कि उसने पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। पूरे दिल्ली में नारंग परिवार की थू-थू होना शुरू हो गई थी। कौन करेगा इससे शादी? अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सब हम पर थूक रहे हैं। कैसे होगी इसकी शादी? एक लड़का है, हाँ, एक लड़का है जो अभी भी दृष्टि से शादी करना चाहता है। दृष्टि के दादाजी भवानी नारंग की ये बात सुनकर सब चौंक गए। शिवम, वो लड़का जैसे ही अंदर आया, सब उसे घूर घूर कर देखने लगे। दिखने में बिल्कुल साधारण से उस लड़के ने ढंग के कपड़े भी नहीं पहने थे। उसको देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो एक गरीब लड़का है। ये शिवम है, दृष्टि से शादी करने के लिए तैयार है।
लेकिन पिताजी, ये लड़का है कौन? क्या करता है? किस खानदान से है ये? तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भी इस लड़के से इसके खानदान के बारे में पूछ रही हो? शिवम अनाथ है और छोले कुलचे बेचता है। हाँ, गरीब जरूर है, लेकिन मेहनती और ईमानदार लड़का है। मुझे सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि जिंदगी भर दृष्टि को खुश रखेगा। भवानी नारंग की बात सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स के चेहरे पर 12 बज गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि भवानी नारंग अपनी लाडली पोती की शादी एक साधारण से गरीब छोले कुलचे बेचने वाले लड़के से करवा रहे हैं। मगर बदले में किसी की सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि फिलहाल जो हालात थे उसमें दृष्टि की शादी होनी सचमुच मुश्किल थी। लेकिन दादू मैं एक ठेला लगाने वाले से कैसे शादी कर सकती हूँ? माँ प्लीज आप एक बार मुझे ऋषभ से बात करने दीजिए। आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगी। क्यों ठीक कर दोगी तुम? कॉल किया था ना तुमने उसे, कुछ हुआ? दृष्टि, अब इस लड़के से शादी करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इन्हीं मजबूरियों के बीच नारंग परिवार ने अपनी बेटी की शादी आखिर एक गरीब लड़के से करा दी और दृष्टि को ना चाहते हुए भी शिवम को अपना पति बनाना पड़ा। वहीं शादी की रात जब दृष्टि अपने कमरे में थी, तभी शिवम अचानक कमरे में आया और उसने देखा कि दृष्टि बहुत परेशान थी। क्या हुआ दृष्टि, तुम परेशान लग रही हो? देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। भले हम पति पत्नी जरूर बन गए हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा। तुम अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकती हो सकता है मैं कुछ हेल्प कर दूं। तुम मेरी हेल्प करोगे? यस। हैसियत देखिए तुमने अपनी। तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते, समझे तुम? एक तो पहले ऋषभ और अब तुम। गुस्से में दृष्टि ने अपना सारा गुस्सा शिवम पर निकाल दिया। शिवम ने फोन उठाकर देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि पूरे इंटरनेट में अभी भी दृष्टि का वो वीडियो वायरल हो रहा था। फिर उसके बाद जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता। हेलो, हाँ बोल मेरे भाई। सर वो वीडियो अचानक से गायब हो गया और आपके खिलाफ किसी ने रिपोर्ट भी लिखवाई है। व्हाट नॉनसेंस? मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की हिम्मत किसकी हुई? जो भी है बहुत खतरनाक है। उसने आपके सारे अकाउंट्स को ब्लैकलिस्ट करवा दिया है। उस आदमी की बात सुनकर ऋषभ के पसीने छूट गए। उसने तुरंत अपने पापा को कॉल लगाया तो उसे पता चला कि वो लोग बर्बाद हो चुके हैं। डैड, हमारे बैंक अकाउंट सीज हो चुके हैं, हमारी इंडस्ट्रीज पर ताला लग चुका है और मेरे सर पर 1000 करोड़ का कर्जा है। हम बर्बाद हो चुके हैं ऋषभ। तो डैड, किसने किया ये सब? ये सब के पीछे कौन है? लेकिन उसके बाद जब ऋषभ को ये पता चला कि ये सब किसने किया है, तो वो सुनकर ऋषभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं दूसरी तरफ दृष्टि ने जैसे ही अपना फोन उठाकर देखा तो उसे पता चला कि उसका वायरल वीडियो पूरे इंटरनेट से गायब हो चुका। लेकिन ये सब किया किसने? इससे पहले कि दृष्टि इस बात का पता लगाने की कोशिश करती, अचानक डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने ऋषभ खड़ा था। ऋषभ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, अब और तमाशा क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले ही मेरी जिंदगी में तमाशा क्रिएट कर चुके हो, और अगर यहाँ किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो प्लीज। आई एम सॉरी दृष्टि, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि वो लड़का इतना पावरफुल है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा वाला वीडियो ना इंटरनेट से हट गया, लेकिन साथ ही साथ मैं भी बर्बाद हो गई। मेरी पूरी की पूरी फैमिली सड़क पे आ गई है। ये जिसने भी किया ना ये सब, वो तुम्हारे घर में। हमारे घर में?
हमारे घर में ऐसा कौन हो सकता है? देखो, अब तुम कोई नया ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश मत करो। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। और ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा पति है। उसने रातों रात तुम्हारा वीडियो इंटरनेट से गायब करवा दिया और मुझे बर्बाद कर दी। ये सुनकर दृष्टि की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक मामूली सा दिखने वाला लड़का इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। इसलिए वो गुस्से में ऋषभ से बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? शिवम ये सब कैसे कर सकता है? मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन मानो, ये सब कुछ उसी ने किया। वो कोई मामूली गरीब इंसान नहीं है, वो बहुत पावरफुल इंसान है। अगर तुम यकीन नहीं आ रहा ना, तो खुद पूछो अपने पति से। तभी अचानक शिवम भी वहां आ गया। शिवम ने दृष्टि और ऋषभ की सारी बातें सुन ली थी। दृष्टि ने शिवम से पूछा, शिवम, ये ऋषभ क्या बकवास कर रहा है? तुम ये सब कैसे कर सकते हो? लेकिन बदले में शिवम ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। बोलो, क्या दृष्टि अपने पति शिवम का ये राज कभी जान पाएगी? आखिर क्यों वो इतना पावरफुल आदमी होते हुए भी बेच रहा था सड़कों पर छोले कुलचे? दृष्टि की नजरें जब शिवम पर नहीं थी, तब शिवम ने ऋषभ को घूर कर देखा, जिससे वो साफ समझ गया कि शिवम अपनी असलियत दृष्टि से छुपाना चाहता है। शिवम ने अगले ही पल कहा, भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरी किसी से कोई पहचान नहीं है। मैं तो एक मामूली छोले कुलचे बेचने वाला इंसान हूँ। इतने में दृष्टि ने भी हामी भर के सर हिलाया, लेकिन शर्मिंदगी के साथ। ऋषभ ने जवाब में कहा, हाँ हो सकता है, लेकिन दृष्टि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी इस हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। ये कहते हुए ऋषभ वहां से तेजी से निकल गया। दृष्टि ये सब देखकर काफी हैरान थी। ये सब जो अभी अभी हुआ था, ये किसी जादुई सपने से कम नहीं था। लेकिन एक बात जो अब भी सबकी नजरों से शिवम ने छुपाकर रखी थी, वो थी उसकी आंतरिक शक्तियां, जिसे शिवम उजागर करने की कोशिश कई दिनों से कर रहा था। शिवम वहां से निकलकर एक शादी में गया था, जहां उसे करण मिला था, जो कि दृष्टि का कजन था। वो शिवम को बेइज्जत करने से कभी बाज नहीं आता था। शिवम और उसके बीच नोक-झोंक कई समय से चलती आ रही थी, लेकिन उस दिन शिवम ने करण की बेइज्जती पूरे रिश्तेदारों के सामने कर दी और वहां से घर चला गया। करण ने अपने गुस्से को पी लिया और ठान लिया कि वो शिवम को नहीं बख्शेगा। दूसरी ओर अपना खाना खत्म करके शिवम ने अपने बर्तन धोए और फिर वो अपने बेड पर आराम करने बैठ गया। ध्यान या मेडिटेशन करने की महारत उसने पिछले कुछ सालों में ही पाई थी। शिवम के लिए मेडिटेशन उसके शरीर के अंदर दिन भर में जमा हुई गंदगी बाहर निकालने का एक जरिया है। और तभी शिवम ने हाथ आगे बढ़ाया और बेड के साइड में रखा एक काला पत्थर उठाया। उसे मुट्ठी में बंद कर जैसे ही उसने हाथ को हल्के से घुमाया, वो पत्थर राख बन उसकी उंगलियों के बीच से सरक गया। शिवम की आंखों में उत्साह भर गया और उसने खुद से कहा, भस्म शक्ति ने अपना रूप ले लिया है। अरजा, उसके गुरु ने भी तो यही कहा था कि वो तक्षक महल का वंशज तभी माना जाएगा जब वो अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगा लेगा, और तब उसकी तलाश शुरू होगी ढूंढने के लिए रायजादा परिवार के उन खास लोगों को जिनसे वो अपने गुरु के निशानी के तौर पर दिए जेड पत्थर की मदद से मिल पाएगा। वही वो पल होगा जब शिवम अपनी जिंदगी को बदल पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही शिवम के हाथ वो सब भी लगेगा जो आम इंसान की पहुंच में नहीं, जैसे कि पौराणिक औषधियां, धन और उसके पूर्वज। यही तो होता है इस विद्या में। इसमें किसी के वैभव और उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। सक्का अपने गुरु का निशानी के तौर पर दिया हरा पत्थर अपने हाथों में घुमाते हुए शिवम ने सोचा, मेरी शक्तियां पूरी तरह से जागृत हो चुकी हैं। अब वक्त आ चुका है मामले को अपने हाथों में लेने का, एक्शन में आने का। शिवम ने अपनी शक्तियां जागृत होने के बाद उनसे अपनी शक्तियों के दम पर दृष्टि के ऑफिस में हुई सारी चीजों को, दृष्टि और वहां मौजूद सब लोगों को भुलवा दिया
यहाँ तक कि नितिन रायजादा भी अब शिवम के साथ हुई बातों को भूल चुके थे। ऐसा शिवम ने क्यों करा, वो तो वक्त ही बताएगा। अगले दिन शिवम की मुलाकात उसके पिता से हो गई, जो कि इतने दिनों से उसे मिलने के लिए मजबूर कर रहे थे। तुम्हारे दादाजी पिछले 2 सालों से बिस्तर पर हैं, बहुत बीमार हैं। अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद वो बस एक ही जिद लेकर बैठे हैं कि केवल एक बार फिर तुमसे मिलना चाहते हैं। वो बस चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। भावेश, जो कि शिवम के पिता हैं, उन्होंने कहा, तुम्हारे चाचा की भी शादी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे ताऊजी और चाचा जी के यहाँ केवल 2 बेटियां हैं। शाह खानदान का इकलौता दावेदार। शिवम ने खुद को नीचा दिखाने के लिए बुदबुदाया। तो आप चाहते हैं कि मैं परिवार की विरासत के लिए आपकी सौदेबाजी का हथियार बन जाऊं? तुम सच में बहुत भोले हो, भावेश ने ठंडे स्वर में कहा। हमारे परिवार का जो व्यापार है, उसकी अनगिनत शाखाओं के अलावा हमारे शाह परिवार का दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एक बड़ा पारिवारिक व्यवसाय है। परिवार के नियमों के अनुसार अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है और तीसरी पीढ़ी को संभालने वाला कोई नहीं है, तो परिवार के मुखिया को दूसरे परिवार से बदल दिया जाएगा और उस समय से शाह परिवार पर हमारी शाखा का शासन नहीं होगा। और इसका मुझसे क्या लेना देना है? शिवम ने शांति से पूछा। तुम्हारे दादाजी के बीमार पड़ने के बाद से ही पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे चाचा और ताऊजी पहले से ही परिवार की विरासत और सत्ता की हकदारी के लिए लड़ने की तैयारी में जुट चुके हैं, जिससे परिवार के भीतर एक जबरदस्ती का हंगामा हो रहा है। क्या तुम बस ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे? भावेश ने निराशा भरी नजरों से पूछा। शिवम थोड़ा झुंझलाया और उसने उपहास भरी मुस्कान से भावेश की तरफ देखा। आखिरकार वो अपने पिता भावेश के वास्तविक स्वरूप को भली भांति जानता था। सत्ता के लिए वो दूसरों की भावनाओं की परवाह किए बिना वो सब कर सकते थे जो जरूरी बन जाए। शिवम, तुम खुद ही सोचकर देखो कि क्या तुम वाकई में इस छोटे से नारंग परिवार में रहना चाहते हो और जिंदगी भर इस तरह अपमानित होना चाहते हो? भावेश ने शिवम से पूछा। कल नारंग परिवार की शादी के दौरान तुम्हें इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा, भावेश ने कहा। क्या तुम उनसे बदला लेने की शक्ति नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें वो रुतबा, वो शोहरत, वो ताकत मिल जाए कि तुम जब चाहो तब पूरे नारंग परिवार को अपने सामने पैरों पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दो? भावेश के ये कहते ही शिवम ने उसकी तरफ देखा और फिर एक गहरी सोच में डूब गया। भावेश ने अपने चालाक स्वभाव का इस्तेमाल कर शिवम से अनुनय किया, लेकिन इसके बावजूद भी शिवम ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। मुझे पता है कि तुम मुझसे अपने दिल की गहराई से नफरत करते हो। तुम चाहो तो जीवन भर मुझसे नफरत कर सकते हो और मुझे अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हो तो वो भी मत करो, भावेश ने गंभीरता से कहा। केवल एक चीज है जो तुम्हें करने की जरूरत है, वो है शाह परिवार में वापस आना और अपने दादा को पहचानना। फिर तुम शाह परिवार से वो लेने में सक्षम हो जाओगे जो तुम चाहते हो और उस शक्ति के साथ तुम जो चाहो वो कर सकते हो। दिखने में इतनी सिंपल सी शर्त है, पर ये एक बहुत बड़ा मौका है जो तुम्हारे लिए शोहरत और ऊंचाइयों के सारे रास्ते खोल देगा। क्या तुम अब भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हो? शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। मुझे आपकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वास्तव में तब तुम्हारे और तुम्हारी मां के साथ गलत किया था, लेकिन अगर तुम मेरी जगह होते तो शायद तुम भी ऐसा ही करते। एक आदमी जीवन में सब कुछ खो सकता है, हालांकि केवल एक चीज जो उसे नहीं खोनी चाहिए वो है वो शक्ति जो उसके हाथों में है। शिवम ने अपना सिर हिलाया और बेहद निराशा में आह भरी। पूरे 1 दशक के बाद भी भावेश को अभी भी उसने उसके और उसकी मां के साथ जो किया उसके लिए किसी प्रकार का पछतावा या अपराध बोध महसूस नहीं हो रहा था। शिवम ने खड़े होकर जाने से पहले कहा, मैं वापस जाने और अपने दादाजी से मिलने का समय चुनूंगा। हालांकि शाह परिवार के मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही शर्तें बता दी है और तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मुझे पता नहीं क्यों ये यकीन है कि तुम अंत में अपना विचार बदल दोगे। हाँ, आपने जो कहना है या करना है वो कीजिए। नोएडा सिटी, पूर्वी जिला,
रायजादा ग्रुप बिल्डिंग। इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर शिवम गेस्ट हॉल में चलने के लिए आगे बढ़ा। सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ आप किसे ढूंढ रहे हैं? रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से पूछा। मैं आपके डायरेक्टर नितिन रायजादा से मिलने आया हूं, शिवम ने शांति से कहा। आप डायरेक्टर रायजादा से मिलने आए हैं? क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? उस रिसेप्शनिस्ट ने फिर पूछा। कैजुअल स्ट्रीट वियर टाइप के कपड़े पहने शिवम किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहा था जिसके पास डायरेक्टर नितिन रायजादा जैसे बड़े आदमी से बात करने की योग्यता भी हो। मिलना तो दूर की बात थी। आप उन्हें सिर्फ मेरा एक मैसेज दे दीजिए और जैसा मैं कह रहा हूं बिल्कुल आप वैसा ही उनसे कहिए। उन्हें बताइए कि मैं चेतन आनंद रायजादा का दोस्त हूं। ठीक है, आप प्लीज कुछ देर वेट कीजिए। भवन के दूसरी ओर डायरेक्टर के ऑफिस में एक असाधारण स्वभाव वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कुछ डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स की जांच कर रहा था। कम इन। अनुमति मिलने के बाद एक युवा पुरुष सेक्रेटरी ऑफिस के अंदर आया और उसने नर्म तरीके से सम्मानपूर्वक कहा, डायरेक्टर सर, फ्रंट डेस्क से मैसेज आया है कि कोई आपको ढूंढ रहा है। फ्रंट डेस्क? दिन के इस वक्त मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है ना? देखो, वो जो कोई भी है मुझे नहीं अपने लिए परेशानी ढूंढ रहा है शायद, और इसके लिए तुम्हें यहाँ आने और हर वो इंसान जो मुझसे यहाँ मिलने आए उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझे? सर वो एक्चुअली, सेक्रेटरी थोड़ा सा हिचकिचाया और फिर उसने कहा, सर उस आदमी ने आपको एक मैसेज देने के लिए कहा है। उसने कहा है कि वो किसी चेतन आनंद रायजादा का दोस्त है। मुझे लगा शायद आपका कोई फैमिली मेंबर है या कोई रिश्तेदार जो आपको ढूंढते हुए आया है, इसीलिए सर मैं रिपोर्ट करने आ गया। चेतन आनंद रायजादा? उस अधेड़ उम्र के आदमी की भौहें तन गई और उसने गंभीरता से सेक्रेटरी को देखा। आखिरकार चेतन आनंद रायजादा उसके दादा और दिल्ली के मशहूर रायजादा परिवार के पितामह थे। पूरे शाही शहर में केवल रायजादा परिवार के प्रत्यक्ष वंशज ही अपने दादा के नाम का हिस्सा जानते थे। उनके पूरे नाम की तो बात ही छोड़ दें। कैसा दिखता है वो आदमी जो नीचे आया है? नितिन ने पूछा। सेक्रेटरी ने तुरंत जवाब दिया, यंग है सर, यही कोई 23-24 साल का होगा। उसे इसी वक्त पूरे सम्मान के साथ यहाँ मेरे ऑफिस में लेकर आओ। नितिन ने थोड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट में सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया। 5 मिनट बाद शिवम को सेक्रेटरी द्वारा 36वीं मंजिल पर डायरेक्टर के कार्यालय में लाया गया और जैसे ही शिवम ऑफिस के अंदर आया वो नितिन के सामने एकदम भरकर बैठ गया। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो उस कंपनी का डायरेक्टर है, उसने उसे गंभीर भाव से देखा। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कौन हैं सर? क्या आप इसे पहचानते हैं? शिवम ने वो हरा जेड पत्थर जो उसे निशानी के तौर पर गुरुजी से मिला था उसे निकालते हुए कहा। उस जेड पत्थर की सतह को जटिल पैटर्न के साथ उकेरा गया था जबकि चरित्र रायजादा को केंद्र में अंकित किया गया था। ये तो, नितिन ने हैरान भाव से उस हरे पत्थर को देखा। उसका दिमाग अभी भी अस्पष्ट था और उसमें हजारों सवाल थे। ये जेड शहर के रायजादा परिवार से किसी की पहचान और कनेक्शन का प्रतीक है। ऐसे केवल कुछ ही पत्थर तैयार किए गए थे, यहां तक कि खुद नितिन के पास ऐसा एक भी नहीं था। अब कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, तब तक मैं आनंद जी को आमंत्रित करता हूं, नितिन ने सम्मानजनक स्वर में कहा। इस युवक को नाराज करने की हिम्मत नहीं थी उसमें, जो अभी भी उसके लिए एक राज था। शिवम ने हां में सर हिलाया। कुछ ही समय बाद नितिन सफेद बालों और दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति उनके साथ ऑफिस में लौटा। नितिन थोड़ा पीछे हुआ और वो आगे आए। नितिन सिर्फ बिजनेस के प्रबंधन का प्रभारी था। दूसरी ओर उसके परिवार के रहस्यों से संबंधित अन्य सभी मामलों को आनंद जी द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिसे नितिन के पिता ने भेजा था। वो बूढ़ा करीब 60 की उम्र का होगा, लेकिन उनकी चाल में सर्प जैसी तेजी थी। इसके अलावा उनकी तेज आंखें जोश से भरी थी, जबकि उनके शरीर में उच्च आत्माओं का उत्सर्जन था।
शिवम के हाथ में जेड टोकन को करीब से देखते हुए बूढ़े ने एक सांस लेने से पहले अविश्वास में देखा और अपना परिचय दिया। मैं हूं जतिन आनंद। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं सर? शिवम। ब्रदर शिवम रायजादा ग्रुप के लिए जेड टोकन लाए हैं। मुझे माफ करें, लेकिन क्या मैं आपकी पहचान का परीक्षण कर सकता हूं? जरूर। शिवम ने हाँ में सिर हिलाया। जतिन को एक नजर देखते ही शिवम बता सकता था कि वो एक साधारण बूढ़ा आदमी नहीं था। इसे देखकर एक बात तो साफ थी कि जतिन आनंद तक्षक विद्या की दुनिया में एक विशेषज्ञ थे। जवाब में सिर हिलाने के बाद जतिन ने अचानक अपनी कलाई को हिलाया और एक जेड गेंद को रोल करते हुए फेंका, जो हवा में घूमती हुई तेजी से शिवम की ओर जा रही थी। अचानक हुए हमले के बावजूद शिवम ने तेजी से अपनी तरफ आती हुई उस जेड बॉल को नंगे हाथों से पकड़ लिया और अपनी सीट पर बैठ गया। और जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी खोली, उसकी उंगलियों के बीच से जेड धूल का ढेर फिसलने लगा। इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर नितिन की आंखें चमक गई। जतिन आनंद की अभिव्यक्ति भी फीकी पड़ गई और वो खुद से बुदबुदाए, एक आंतरिक शक्ति विशेषज्ञ इतनी कम उम्र में? कहीं ये उस इंसान का वंशज तो नहीं? रायजादा परिवार के एक बुजुर्ग के रूप में वो प्राचीन तक्षक विद्या से संबंधित गांधी परिवार के रहस्यों के संपर्क में आए थे। इस प्रकार वो मोटे तौर पर शिवम की असली पहचान का अनुमान लगा सकते थे। जतिन आनंद ने झुककर सम्मान पूर्वक कहा, मैं रायजादा परिवार की तीसरी शाखा का बड़ा जतिन आनंद आपका अभिवादन करता हूं, महान एल्डर। नितिन रायजादा ग्रेट एल्डर का अभिवादन करता है, नितिन ने गंभीर स्वर में कहा। शिवम के हाथ में जेड टोकन रायजादा परिवार के महान बुजुर्ग की पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। रायजादा परिवार के नियम बेहद सख्त थे और किसी को भी उनका अपमान करने की अनुमति नहीं थी। अपनी पहचान स्वीकार किए जाने के बाद शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया। द ग्रेट एल्डर इस बार ईस्ट ब्रांच ग्रुप में आए हैं, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? जतिन ने गंभीरता से पूछा और उनके इस सवाल पर शिवम के अंदर हजारों बातों का तूफान सा उठ पड़ा। शिवम को पता है कि वो रायजादा ग्रुप के ऑफिस में क्यों आया है, उसे उनसे क्या मांगना है, पर इससे पहले कि वो अपनी बात कहता, उसका फोन बज उठता है। शिवम, फौरन मेट्रो सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। मैंने तुम्हारे और दृष्टि के तलाक के कागजात बनवा लिए हैं, अभी के अभी आकर उन पर साइन करो। फोन की दूसरी ओर से दृष्टि की माँ सिमी ने चीखते हुए कहा, आप हॉस्पिटल में क्यों हैं? क्या चल रहा है मम्मी जी? शिवम ने गंभीरता से पूछा। दृष्टि के पापा फैक्ट्री में थे जब करण अचानक फैक्ट्री खरीदने आ गया। वहां कुछ ऐसा हुआ कि ये घायल हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। करण और दृष्टि में भी बहस हुई और दृष्टि बेहोश हो गई। करण अब भी गुस्से में है, कर्ज के भुगतान के लिए जबरदस्ती हमारा घर बेचने पर तुला है। बस एक शर्त पर हमें बख्शने को तैयार है कि दृष्टि तुम्हें तलाक दे दे। हम ये सब और नहीं सह सकते, भगवान के लिए उसे तलाक दे दो। सिमी विनती करते हुए रो पड़ी। मैं वहां पहुंचता हूं, कहकर जैसे ही शिवम ने फोन रखा, उसका चेहरा भावहीन सा हो गया। दृष्टि बेहोश हो गई। शिवम की आंखों में ऐसा क्रोध उमड़ पड़ा जैसा आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। उसने जतिन और नितिन की ओर देखते हुए शांति और अधिकार के साथ कहा, मैं चाहता हूं कि पूरी की पूरी नारंग एम्पायर दिवालिया हो जाए, वो भी एक दिन के अंदर। ग्रेट एल्डर, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। नितिन रायजादा ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। दिल्ली के सबसे बड़े मेट्रो सिटी हॉस्पिटल में शिवम जल्दी से कमरा नंबर 608 में पहुंचा। जानते हो ना क्यों हो रहा है ये सब हमारे साथ? क्योंकि तुमने करण के साथ बदतमीजी की। सिमी शिवम की ओर उंगली उठाकर गुस्से में बोलती जा रही थी। अरे क्या जरूरत थी? पंगा उसके साथ करने की सोची जाती है जो आपके बराबर की हैसियत का हो। तुम क्यों अपनी हैसियत भूल जाते हो बार बार? क्यों जलील किया करण को पार्टी में? इल्जामों की इस बौछार में भी शिवम चुप रहा। उसने बस अस्पताल के बिस्तर की ओर देखा। बिस्तर पर लेटे हुए उनके ससुर अखिल नारंग थे। आपको चोट कहां लगी?
शिवम ने चिंतित स्वर में पूछा। घाव अंदरूनी है, घबराने की बात नहीं, अखिल ने दर्द भरी आवाज में कहा। शिवम की आंखों में अपने लिए चिंता देखकर दृष्टि बोल पड़ी। मैं ठीक हूं, पापा की मजदूरों से बहस हो गई, उन्हें पीटा गया। ये तो अच्छा हुआ किसी तरह उन्होंने अपना बचाव कर लिया। हालांकि शिवम का दिल गुस्से से भर गया था। उसने ये पूछने से पहले खुद को शांत किया। फैक्ट्री में एग्जैक्टली हुआ क्या था? दृष्टि इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। उसने बस एक भारी सांस भरी। पता नहीं करण को फैक्ट्री के लेनदारों के अधिकार कैसे मिले, या फिर वो कब कैसे सबसे बड़ा लेनदार बन गया। वो मजदूरों को फैक्ट्री की सारी मशीन तोड़ने फोड़ने के लिए उकसाने लगा। मैंने और दृष्टि ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो हंसता रहा हम पर। फैक्ट्री की सारी मशीन्स उठवा ली उसने। फैक्ट्री खत्म हो गई, घर भी जल्दी ध्वस्त हो जाएगा। बहुत निर्दयी हैं वो लोग, और हम क्यों उनका निशाना बने? सिर्फ तुम्हारी वजह से शिवम, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बोला उसने कि वो तुम दोनों का तलाक चाहता है। मैंने तो हाँ कर दी है। अब तुम में थोड़ी शर्म है तो साइन कर दो इन पेपर्स पर। सिमी ने निर्दयता से कहा। बस करो सिमी। बिस्तर पर लेटे हुए अखिल ने गहरी आवाज में कहा। हर बात का दोष शिवम को देना बंद कर दो। ये सब जिसके कारण हो रहा है वो मैं हूं। मैं हूं जो अपना परिवार संभालने में सक्षम नहीं है। वो मेरे भाई का बेटा है जो हमें हंसी का पात्र बनाने के लिए हमें बर्बाद करने पर तुला है। इस बार मैं अपनी बेटी की बात सुनूंगा। अगर सबसे खराब स्थिति आती है तो हम उसे घर और कारखाना दे देंगे और दिल्ली शहर से बाहर चले जाएंगे। कम से कम हमें उनके चेहरे तो नहीं देखने होंगे। ये सुन सिमी भी खामोशी में डूब गई। अरे वाह, पूरा परिवार एक साथ। शिवम। कमरे के बाहर से हंसी की आवाज आई। करण यहां भी आ गया। आपने मेरे सुझाव के बारे में क्या सोचा? पांचवी चाची, पांचवे अंकल? करण ने उन्हें और भड़काने के लिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से अपने शब्दों को लंबा खींचा। अगर मैं आज आपके बचाव में नहीं दौड़ा होता तो वो वर्कर्स तो आपकी जान ही ले लेते, है कि नहीं? एक तो खुद तुमने ये सब करवाया और अब हीरो बनने आ गए हो। बंद करो ये ढोंग करण। करण की बातों से तंग आकर दृष्टि फट पड़ी। करण की चालाक अभिव्यक्ति उनमें से कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अरे यार, आप लोग दया के लायक हो ही नहीं। ऐसे लोगों को पता है क्या कहते हैं? थैंकलेस। करण ने आह भरते हुए कहा। मैं चाहता था कि अखिल अंकल के सारे कर्जे बाहर के बाहर निपट जाएं। क्या यह तरीका सही नहीं था उन्हें सेव करने का? मेरी जगह कोई और होता तो शायद आज ये जिंदा भी नहीं होते। करण ने कोमल स्वर में कहा। मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मुंह बंद करो और दफा हो जाओ यहां से करण। दृष्टि गुस्से में कांपती हुई चिल्लाई। मैं दफा हो जाऊं? फिर ये मत कहना अखिल अंकल कि मैंने आपके परिवार को एक मौका नहीं दिया। अरे आपको तो एहसान मानना चाहिए, पर आप मानते नहीं। इसलिए मैं कल ही लेनदारों के अधिकार जारी कर दूंगा। बर्बाद हो जाएंगे आप सब। लोन शार्क्स तब तक आपके पीछे रहेंगे जब तक आप जिंदा हैं। क्या आप बकवास कर रहे हो? फैक्ट्री, घर और गहने गिरवी रखवा कर हम अपने सारे कर्जे चुका सकते हैं। क्यों पीछे पड़ेंगे लेनदार हमारे? दृष्टि ने सवाल किया तो करण ने गर्व से भरी मुस्कान दिखाते हुए कहा। उस घटिया ज्वेलरी प्रोसेसिंग फैक्ट्री के सभी उपकरण टूट गए हैं। एक कौड़ी की औकात नहीं, उसको गिरवी कहां रखोगे? इसके अलावा तुम लोगों को अभी भी साइट के किराए का हिसाब देना होगा। अगर इसे ठीक से नहीं सुलझाया तो अखिल अंकल पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया जा सकता है, और हाँ, जेल भी हो सकती है। बोल लिया जो बोलना था, अब निकलो यहां से। शिवम ने करण को भाव शून्यता से देखा। करण चिल्लाया और अचानक गुस्से में आकर अपनी हथेली की मुट्ठी बनाकर शिवम के चेहरे की तरफ जैसे उड़ाई। ठाक की आवाज के साथ शिवम ने उसकी मुट्ठी एक झटके में अपनी हथेली से रोकी और बिना दया के एक झटके में उसे उल्टा घुमा दिया। बेइज्जती, हैरानी और गुस्से के घूंट पीकर
उसने जहर उगलते हुए कहा, तेरी ये मजाल, तूने मुझे हाथ लगाया, मुझे, करण नारंग को। उसने दृष्टि के परिवार की ओर देखकर कहा, और तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। इस परिवार की कहानी अब खत्म समझो। अब तुम में से कोई नहीं बच सकता। अभी उसके साथ जो हुआ, करण को अब भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। बौखलाया हुआ, हड़बड़ाता हुआ, उन्हें धमकी देकर वो वहां से तेज कदमों के साथ निकल गया। ये क्या कर दिया? किस पे हाथ उठा दिया? तुम्हें क्या लगता है ये कोई छोटी सी बात है? माफ कर देंगे वो लोग। अरे इसके बाद वो क्या करेंगे हमारे साथ, तुम सोच भी नहीं सकते। सिमी ने अत्यंत घबराकर डरे हुए लहजे में कहा, क्या जरूरत थी ये सब करने की? अब क्या होगा हमारा? कौन बचाएगा? बर्बाद कर देंगे ये लोग हमें। मैं इस मामले को अच्छी तरह से संभाल लूंगा, इसीलिए आपको अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवम ने स्पष्ट शब्दों में आत्मविश्वास के साथ पूरे परिवार से कहा, करण या उसके परिवार वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्या कर लोगे तुम? क्या तुम इस लायक हो? सिमी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तुम्हारी तो इतनी हैसियत भी नहीं कि उस समय शिवम ने सिमी की तरफ अपनी भावहीन निगाहें घुमाई और उसके शब्दों को चुप कर दिया। उसकी आंखों से जैसे सिमी की आंखें मिली, उसे ऐसा लगा जैसे शिवम आज पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गया है। वो कांप गई। उसे डांटने के लिए जबान खोली थी, पर अब उसकी बोलती खुद ही बंद हो गई। शिवम ने दोबारा दृष्टि की ओर नम्रता के साथ देखा और प्यार से उसे आश्वस्त किया। फिक्र मत करो दृष्टि, अब कुछ बुरा नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हालांकि दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, फिर भी उसने अपने दिल में एक बड़ी गर्मजोशी महसूस की। शिवम ने धीरे से उससे पूछा, भरोसा है ना मुझ पर? इस सटीक क्षण में उसने पहली बार ऐसा महसूस किया कि वो उस पर भरोसा कर सकती है। हाँ है, उसने कहा और जवाब में सिर हिलाया। शिवम के करण पर हाथ उठाने का क्या अंजाम भुगतेगा दृष्टि का परिवार, या फिर शिवम सच में उन्हें बचा लेगा? क्या अपनी तक्षक विद्या का इस्तेमाल करने के लिए यह शिवम का पहला मकसद होगा? क्या अब नारंग परिवार शिवम का अलग रूप देखेगा? नारंग ज्वेलरी ग्रुप की इमारत की हर मंजिल पर आज एक असामान्य उथल पुथल थी। कर्मचारियों में अफरा तफरी मची थी। क्या चल रहा है? कॉर्पोरेशन में इतनी अफरा तफरी क्यों है? बड़े भाई साहब, क्या है ये सब? मैं गोल्फ खेल रहा था, अचानक एक के बाद एक हमारे कई बड़े क्लाइंट्स के कॉल्स आने शुरू हो गए कि वो नारंग ग्रुप के साथ अपनी डील रद्द करना चाहते हैं। इसके सिवा और तो कोई वजह नहीं है कि हमारी कॉर्पोरेशन अचानक इस तरह से लड़खड़ा जाए। अचानक नारंग परिवार के सबसे बड़े भाई और नारंग ग्रुप के डायरेक्टर अमिताभ नारंग ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर से खांसी की। सब लोग बहस करना बंद करें, पहले बिजनेस की बातें करें। इस तरह की समस्या को हल करने का हमेशा एक तरीका होगा। अमिताभ नारंग के चेहरे पर आज अलग ही भाव थे। जब से उन्होंने नारंग ग्रुप के डायरेक्टर का पद संभाला, तब से कॉर्पोरेशन बिना किसी रुकावट, गिरावट या बिना किसी नुकसान के सुचारू रूप से चलती आ रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने ऐसी हिला देने वाली स्थिति का सामना नहीं किया था। जैसे ही बैठक कक्ष तुरंत शांत हुआ, सभी ने चिंतित भावों से अमिताभ नारंग को देखा और उनके बोलने का इंतजार करने लगे। डायरेक्टर सर, आपने जिन डेटा की कैलकुलेशन मांगी थी वो आ गई है। हमारे कितने बड़े और पुराने क्लाइंट्स ने आज के आज हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया है, अब बताओ मुझे। डायरेक्टर सर, आंकड़ों के अनुसार हमारे नारंग ग्रुप के शेयर्स में आज 30% से अधिक की गिरावट आई है और पहले ही क्रैश हो चुके हैं। इससे छोटे शेयर धारक घबरा गए हैं और अपने शेयर्स तुरंत वापस लेने का अनुरोध कर रहे हैं। अब इसके अलावा 1 दर्जन से भी ज्यादा शहरों में हमारे ज्वेलरी के सेल्स चैनल आज काट दिए गए हैं
और हमें हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए फोर्स किया गया है। इन सब के अलावा ईस्टर्न प्रांत की ज्वेलरी और उससे जुड़ी हुई 20 से भी ज्यादा कंपनीज, ज्वेलरी कॉमर्स एसोसिएशन और जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने संयुक्त रूप से सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वो हमारे नारंग ग्रुप का सहयोग नहीं करेंगे। अभी स्थिति ये है कि मार्केट में हमारे नारंग ग्रुप पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। अमिताभ नारंग का चेहरा ऐसे पीला पड़ गया जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्हें खुद अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने किस ताकतवर शख्स को इतना नाराज कर दिया कि उसने पूरे के पूरे नारंग ग्रुप का दिवालिया निकाल दिया, वो भी एक दिन के अंदर। उन्होंने अजीत की तरफ देखा और पूछा, अजीत, क्या तुम इस समस्या का कोई समाधान लेकर आए हो? चिंता वाली बात यह है कि कोई स्पष्ट रूप से पर्दे के पीछे के तार खींच रहा है और हमारे ग्रुप को निशाना बना रहा है। हालांकि अजीत नारंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसका चेहरा राख हो गया था। अभी के लिए हमें तार खींचने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाना चाहिए। हम तब तक देख सकते हैं कि क्या बातचीत के लिए अभी भी कोई जगह है। अजीत नारंग ने असहाय रूप से कहा। दोनों मुखिया समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने किसे नाराज किया है। आखिर किसके पास एक दिन के अंदर नारंग ग्रुप को दिवालिया होने के कगार पर खड़ा करने की शक्ति थी। ये देखकर कि दोनों मुखिया भी बेबस थे, बैठक कक्ष और भी बेचैन हो गया, क्योंकि शेयरधारक आगे की चर्चा में पड़ गए कि तभी कक्ष के दरवाजे पर दस्तक हुई और वो चश्मे वाली युवा महिला सेक्रेटरी फिर से अंदर आई। उसके चेहरे पर इस वक्त और भी ज्यादा परेशानी के भाव थे। महिला सेक्रेटरी ने गंभीर लहजे में कहा, वाइस चेयरमैन, किसी ने हमें अभी फोन किया है। वो रायजादा ग्रुप के सेक्रेटरी विक्रम टोकस हैं। इस बार वो आपसे नारंग ग्रुप के मामलों पर कुछ बात करना चाहते हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं? अजीत नारंग ने असमंजस में उत्तर दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। आखिर क्या उस व्यक्ति को पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबसे बड़े भाई की तलाश नहीं करनी चाहिए? वो तीसरे भाई की तलाश क्यों करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं? इस वक्त सम्मेलन कक्ष में बैठे सभी लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो आदमी बड़े भाई से न मिलकर तीसरे भाई से मिलने क्यों आया होगा, क्योंकि सभी की संदेह भरी निगाहें अजीत नारंग पर जा टिकी थी। अजीत, क्या इस मामले का तुमसे कोई लेना देना है? क्या तुमने किसी भी तरह से रायजादा ग्रुप को ठेस पहुंचाई है? क्या मजाक है? आखिर नारंग ग्रुप का कोई भी शख्स रायजादा ग्रुप जैसे ताकतवर बिजनेस टाइकून से टकराने की हिम्मत कैसे कर सकता है? रायजादा ग्रुप के एक इशारे पर सारा नारंग ग्रुप एक चुटकी में दिवालिया हो जाएगा। तो फिर मैं कैसे? अजीत नारंग ने जल्दी से उनके साथ सभी संबंधों से इनकार कर दिया। हम जल्दी ही पता लगा लेंगे। आप फोन उठाओ और स्पीकर चालू करो, देखते हैं रायजादा ग्रुप का क्या कहना है। अमिताभ नारंग ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय अजीत नारंग काफी दबाव में था। बिना किसी विकल्प के उसने सभी शेयरधारकों के सामने सेक्रेटरी विक्रम टोकस का फोन उठाया। क्या आप अजीत नारंग हैं? फोन के दूसरी छोर पर सेक्रेटरी विक्रम टोकस की आवाज बहुत ठंडी थी। हाँ मिस्टर टोकस, गुड मॉर्निंग। अजीत नारंग ने विनम्रता से जवाब दिया। 1 घंटे बाद हम एक बड़ी मीटिंग बुलाएंगे। इसके लिए प्लीज नारंग ग्रुप के सारे मैनेजमेंट को फौरन सूचित कर दीजिए। हमारा रायजादा ग्रुप आपकी कंपनी के एक्विजिशन यानी अधिग्रहण के बारे में बात करने के लिए आएगा। अपने बेटे करण नारंग को मीटिंग में बुलाना मत भूलिएगा। विक्रम ने कहा। जी बिल्कुल, अजीत ने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि वो विक्रम टोकस को अपमानित करने की जरूरत नहीं कर सकता था। फोन की एक बीप के साथ विक्रम ने आखिरकार कॉल काट दिया। अजीत नारंग, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपने बेटे का नाम सुनने के बाद उसे एक बड़ी बेचैनी महसूस हुई। कॉल खत्म होने के बाद वहां मौजूद सभी शेयरधारकों ने अजीत नारंग को और भी अधिक शत्रुता और संदेह की दृष्टि से देखा। चूंकि मामला अर्जेंट है, हम एक बार में ही बैठक बुलाएंगे। कंपनी के पूरे मैनेजमेंट को सूचित किया जाए और रायजादा परिवार के लोगों के आने का इंतजार करें। अमिताभ नारंग ने गंभीर स्वर में कहा। 3 घंटे बीत गए। बैठक कक्ष में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि सभी घबराकर इंतजार कर रहे थे।
मिस्टर नारंग, क्या हमें फोन नहीं करना चाहिए? वो आ भी रहे हैं कि नहीं? शेयरधारकों में से एक से अब इंतजार नहीं हो रहा था। अनुभव था ही इतना कष्टदायक। हम केवल इंतजार कर सकते हैं। आखिरकार हमारे ग्रुप की जीवन रेखा पहले से ही रायजादा परिवार के हाथों में है, अमिताभ ने गंभीरता से कहा। इसी दौरान एक युवक अचानक अपनी बिजनेस टीम और 2 अन्य वकीलों के साथ बैठक में चला गया। सब लोग मुझे अपना परिचय दें। मैं रायजादा ग्रुप के नारंग ग्रुप एक्विजिशन का इंचार्ज हूं, सेक्रेटरी विक्रम टोकस ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। और हां, मैं नारंग ज्वेलरी ग्रुप का नया चेयरमैन भी हूं। डायरेक्टर अमिताभ नारंग की जगह कॉरपोरेशन के मामले अब मैं संभालूंगा। इतना कहने के बाद सेक्रेटरी टोकस ने चेयरमैन की कुर्सी खोल दी और बोल्ड अंदाज में बैठ गया। भवानी नारंग के निधन के बाद से नारंग ग्रुप के चेयरमैन का पद खाली था। यहां तक कि अमिताभ और अजीत नारंग ने भी खुद को डायरेक्टर के पद तक ही रखा। ये नजारा देखकर नारंग परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर घृणा आ गई, पर वो चुप रहे क्योंकि वो रायजादा ग्रुप को नाराज नहीं करना चाहते। सेक्रेटरी टोकस परिवार के सभी लोगों के हाव भाव देखकर मुस्कुराया और बोला, आगे बढ़ने से पहले ऐसा लगता है आप सब में काफी लोगों की समझ में नहीं आया कि अभी स्थिति एग्जैक्टली है क्या। इस समय मेरे हाथों में नारंग की ज्वेलरी ग्रुप के 55% शेयर है। इसके अलावा मैं मैनेजमेंट के तहत 20 ज्वेलरी फैक्ट्रीज और 30 आभूषण फ्लैगशिप स्टोर्स के कंट्रोल में हूं। मेरा मानना है कि अगर मैं चेयरमैन का पद लेता हूं तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, है ना? टोकस के ये शब्द एक ढोल की तरह लग रहे थे जो सभी के मन में गहराई से उतर गए, जिससे वो चुप हो गए। ये एक्विजिशन के दस्तावेज हैं, प्लीज आप सभी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। टोकस ने दस्तावेज की कॉपियां सभी में बांटने का आदेश दिया। उपस्थित सभी शेयरधारकों ने दस्तावेजों को पढ़ते हुए और गहराई से विचार करते हुए गंभीर भाव प्रकट किए कि तभी शांति में विक्रम टोकस की आवाज फिर से आई, एक अलग अंदाज में। करण नारंग कौन है? इतने में वहां मौजूद सभी एक ही दिशा में देखने लगे और पीछे से करण निकलकर सामने आया। विक्रम ने उसे ज़हीन नजरों से देखा। मैं हूं करण नारंग, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आपको मुझसे क्या काम है मिस्टर विक्रम टोकस। करण ने झुंझलाहट भरी आवाज में ईमानदारी से कहा, अब मेरा मतलब है विक्रम सर। विक्रम ने बिना कोई प्रक्रिया दिए उससे पूछा, कंपनी में आपकी क्या पोजीशन है? और इतनी बड़ी कंपनी के मुलाजिम होने के नाते आपको इतना भी नहीं पता कि बिना बारी के बोलना सही नहीं? विक्रम ने यह कहते हुए करण की ओर अपनी ठंडी निगाह डाली और पास पड़ी मोहर उठाकर तेजी से करण की तरफ फेंकी। और जैसे ही वो सील करण के पेट से टकराई, उसके होश उड़ गए और उसे लगा जैसे उसे हथौड़े से मारा गया हो। जैसे ही उसके पेट से दर्द ऊपर की ओर बढ़ा, उसने बैठक से पहले खाया हुआ सारा खाना कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल पर उल्टी कर दिया। करण गुस्से से भड़क उठा क्योंकि उसे लगा था कि विक्रम ने उसके साथ अन्याय किया है और सबके सामने उसे अपमानित किया है। हालांकि उसने विक्रम को अपनी आंखों में शुद्ध घृणा के साथ देखा, लेकिन उसने विरोध का एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि रायजादा ग्रुप का ये सेक्रेटरी उसे क्यों निशाना बना रहा है। विक्रम ने धीरे से कहा, अब आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने इस टेक ओवर के पेपर्स अच्छे से पढ़ लिए होंगे। हमारे रायजादा परिवार ने नारंग के आभूषण समूह से बड़ी संख्या में शेयर और संपत्तियां क्यों खरीदी, इसका कारण यह है कि हमने नारंग के आभूषण निगम की क्षमता को समझा और उसमें इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि इसके पास महान विकास मूल्य है। इसलिए आप सभी शेयर होल्डर्स को फिलहाल के संकट में होने वाले नुकसान के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी टीम की व्यावसायिकता कंपनी को अधिक लाभ मूल्य बनाने की ओर ले जाएगी। सभी शेयरधारकों को केवल उस प्रणाली का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है जिसे मैंने संशोधित किया है और इसे पूरा किया है। भविष्य में हमारा व्यवसाय निश्चित रूप से अधिक ऊंचाई तक बढ़ेगा, पहले से कहीं ज्यादा। उपस्थित 20 से अधिक शेयर होल्डर्स ने सहमति में अपना सिर हिलाया। उनमें से हर एक के दिल में अपनी अपनी योजनाएं थी। उन सभी ने रायजादा ग्रुप के टेक ओवर पेपर्स और स्कीम को ध्यान से पढ़ा था।
ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के रायजादा समूह का नारंग के आभूषण समूह को एक बार में खत्म करने का कोई इरादा नहीं था। उनके जैसे छोटे शेयर होल्डर्स पर सभी योजनाओं और अनुबंधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार वो अभी भी पहले की तरह प्रॉफिट में शेयर्स का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा इस योजना ने उन्हें परोक्ष रूप से रायजादा ग्रुप का हिस्सा भी बना दिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। वो ये भी देख सकते थे कि हालिया संकट स्पष्ट रूप से अजीत नारंग और करण नारंग की तरफ इशारा कर रहा था और उन्हीं पर लक्षित था। और इसका नतीजा ये होगा कि इन दोनों कार्यकारी निदेशकों को जबरदस्त नुकसान हुआ था। उन्होंने न केवल महत्वपूर्ण मामलों में बोलने का अधिकार खो दिया, बल्कि उनकी संपत्तियों और शेयरों की संख्या को भी भारी झटका लगा। वो अब तक सारी प्रेरणा और आशा खो चुके होंगे। हालांकि एक व्यक्ति जिसे सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा, वो था नारंग परिवार का तीसरा भाई अमिताभ नारंग। उन्होंने न केवल डायरेक्टर्स बोर्ड का सारा नियंत्रण खो दिया, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा भी चरमरा गई थी। आज की घटना निश्चित रूप से दिल्ली शहर के पूरे व्यापारिक उद्योग में फैल जाएगी और उसे हंसी का पात्र बना देगी। ऐसा लगता है कि उसके लिए फिर से अपनी प्रतिष्ठा हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि अजीत नारंग और अमिताभ नारंग ने शुरू में बदसूरत भाव प्रकट किए, मजबूरी में सिर्फ एक मुस्कान दी और विक्रम की सराहना की और उसे बधाई देने के अलावा वो दोनों और कर भी क्या सकते थे। इस किस्से के करीब 6 घंटे बाद रात में हम जाते हैं एक 5 स्टार होटल के एक आलीशान से लग्जरी सूट में। उस कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से विक्रम टोकस अंदर आया। उसकी चाल में नारंग के सामने वाला रोब नहीं, बल्कि एक नरमी है। उसने अंदर आते ही झुककर नमस्ते कहा और धीरे से चाय की मेज के सामने सम्मान पूर्वक खड़ा हो गया, जैसे कि किसी व्यवस्था की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसके सामने सोफे पर कोई बैठा है, जिसने हाँ में सिर हिलाया और विक्रम ने अपना लैपटॉप खोलकर उस इंसान के सामने रख दिया। लैपटॉप रखते हुए उसने कहा, काम हो गया। चाय की मेज पर रखे लैपटॉप पर एक वीडियो चलने लगा, जो उसी दिन नारंग समूह की कंपनी की इमारत में हुई बैठक में जो कुछ हुआ था वही सब दिखा रहा था। विक्रम ने सामने बैठे शख्स को देखा। अच्छा किया। सामने बैठे शिवम ने बैठक की रिकॉर्डिंग को देखते हुए विक्रम टोकस की क्षमताओं की प्रशंसा की। थैंक यू डायरेक्टर शिवम, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, विक्रम ने विनम्र स्वर में कहा। आपकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित की गई अधिग्रहण योजना सुचारू रूप से शुरू हो गई है। वर्तमान में अमिताभ को गहरा धक्का लगा है। अभी भी बहुत सारे व्यापारिक दुश्मन अपनी चाल चलने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, विक्रम ने सूचना दी। हालांकि चूंकि अमिताभ और शहर के सिंघानिया परिवार का एक दूसरे के साथ एक मजबूत रिश्ता है, इसलिए सिंघानिया परिवार ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और उसे कुछ फंड ट्रांसफर किए हैं, जिससे अमिताभ अपनी वर्तमान स्थिति को स्थिर करने में कामयाब हुआ है। इस मामले में क्या हमें उन पर एक बार फिर हमला करना चाहिए और एक ही बार में दोनों परिवारों को नष्ट कर देना चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है, शिवम ने शांति से कहा। वैसे आपको अखिल नारंग के गहने कारखाने के मामले पर अतिरिक्त ध्यान देना होगा। शिवम ने पहले से कुछ सोचा हुआ था, जिसे याद करते हुए उसने कहा, सब कुछ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार संभाला जाएगा। कारखाने के निदेशक अखिल नारंग को नारंग समूह की औद्योगिक श्रृंखला के अन्य छोटे शेयर होल्डर्स के जितने ही प्रॉफिट देना सुनिश्चित करें। शिवम ने नारंग के आभूषण समूह को खरीदने के लिए विक्रम के लिए उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था की थी, जिसमें स्वाभाविक रूप से अमिताभ के परिवार के तहत संपत्ति और उसके ससुर के गहने कारखाने के ऋण शामिल थे। साथ ही उसने विक्रम के लिए सभी कारखानों को नारंग समूह के नाम से व्यवस्थित करने और उन सभी को समान प्रॉफिट देने की व्यवस्था की। इस तरह उसके ससुर की ज्वेलरी फैक्ट्री को नारंग समूह की औद्योगिक श्रृंखला में वापस आने का अवसर मिलेगा। ये बहुत अचानक या स्पष्ट नहीं होगा कि पर्दे के पीछे से कुछ तार खींचे जा रहे थे। कल जब आप नारंग एम्पायर जाएंगे तो एक न्यूज बुलेटिन जारी करने के लिए निदेशक मंडल के नाम का उपयोग करें, जिसमें साफ हो कि कंपनी कई रचनात्मक ज्वेलरी डिजाइनर्स और एक मुख्य डिजाइनर अधिकारी की भर्ती करने वाली है। यस सर, विक्रम ने उत्तर दिया। ठीक है,
अभी आप जा सकते हैं और हाँ, आगे की हर खबर मुझे रिपोर्ट करें, शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। अगले दिन छतरपुर जिला दृष्टि का घर। कंपनी के लोगों ने घर को फिर से सजाया और परिवार आखिरकार फिर से अंदर आ सका। शिवम ने सबके लिए खाना बनाया जिसे पूरे परिवार ने मजे लेकर खाया। ऐसा लगता है कि इस बार हमें स्वयं देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। हर चीज का कितना संतोषजनक अंत है। भाई साहब के अपने बेटे के साथ गिरने के बाद पिछले वर्षों में उनके द्वारा बनाए गए दुश्मनों ने उन्हें लात मारने का अवसर ले ही लिया। सिम्मी ने बड़े संतोष के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, लेकिन हाँ, एक बार मैं खुद मिलकर उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती हूं। अपने चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ अखिल ने कहा, भाई साहब का परिवार बहुत निर्दयी है। उद्योग में लगातार दुश्मन बनाने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने इस बार अनजाने में कोई बड़ी गलती कर दी है, जिसके कारण ये सब हुआ। वो इसी के लायक है जो उन्हें मिला, सिम्मी ने अहंकार से फूलते हुए कहा। इस बार नए अध्यक्ष ने हमारे आभूषण कारखाने को कंपनी की औद्योगिक श्रृंखला में शामिल कर दिया है, जिससे हमें भविष्य में शेयर और प्रॉफिट दोनों मिलेंगे। हाय, अब ऐसा लग रहा है मानो एक बड़ा संकट टल गया है। भाई साहब और अजीत को वास्तव में इतने सालों के बाद भी कंपनी के प्रबंधन में बड़ी समस्या आई है। चूंकि रायजादा समूह के पास शक्ति और प्रभाव दोनों है, ये नारंग के आभूषण समूह के लिए अच्छा कदम है। हालांकि ये निश्चित रूप से हमारे पिता द्वारा स्थापित पारिवारिक व्यवसाय को एक सार्वजनिक व्यवसाय में बदलने की कोशिश है, अखिल ने एक विवादित अभिव्यक्ति के साथ कहा। अखिल के हाथों में दिल्ली टाइम्स न्यूज़पेपर था। आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। नारंग के लिए आपके विचारों के बावजूद क्या आपके पिता ने कभी आपको वो पद या सम्मान दिया? क्या उन्होंने कभी आपको कंपनी के प्रबंधन अधिकार देने पर विचार किया है? सिम्मी ने उसकी भावनाओं को ध्यान में रखे बिना धीरे से कहा, अब से आपके नए आए अध्यक्ष विक्रम का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। आखिरकार वो कंपनी के तहत छोटे कारखानों के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं। अब जब आप कंपनी के नाम पर एक छोटे शेयर होल्डर हो, तो अब आप वापस नारंग एम्पायर की बिल्डिंग में जाकर ऑफिस में बैठ सकते हो। सही कह रही हो तुम, अखिल असहाय होकर हंसा। वैसे भी हमारे परिवार के दिन धीरे धीरे बेहतर होने वाले हैं। और तभी दृष्टि के चेहरे पर भी एक संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाई दी। अब उसके चेहरे पर पहले की तरह थकान नहीं दिख रही थी और आखिरकार परिवार में माहौल काफी अच्छा था। दृष्टि, मैंने समाचार देखा जिसमें कहा गया था कि कैसे नए आए अध्यक्ष विक्रम टोकस नए और यंग लोगों को मौका देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और बड़े पैमाने पर ज्वेलरी डिजाइनर्स हायर करने वाले हैं। और तुम तो उसमें एक्सपर्ट हो, तो तुम क्यों नहीं इस बारे में सोचती? जो गहने तुमने डिजाइन किए हैं उन्हें लेकर जाना चाहिए। शिवम ने लापरवाही से एक अखबार को पकड़े हुए कहा, तुम तो दिन भर छोले कुलचे भेजते फिरते हो, तो तुम्हें गहनों के बारे में या इस बिजनेस के बारे में कैसे पता? सिम्मी ने शकी अंदाज में पूछा। दृष्टि को इस मामले में तुमसे मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। शिवम ने बस एक अजीब सी मुस्कान दिखाई और जवाब में ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि उसकी पत्नी दृष्टि ने अपने कॉलेज के दिनों के दौरान गहनों और जेड डिजाइन में महारत हासिल की थी। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अलावा वो उस स्पेशल करियर को लेकर भी बहुत ही भावुक थी। आखिरकार उसने दृष्टि को अपने कमरे में गहनों के डिजाइन तैयार करने से पहले अनगिनत बार स्क्रैप पेपर की गेंदों के टुकड़े टुकड़े करते देखा था। शिवम को हमेशा से यही लगा कि दृष्टि ने हमेशा एक प्रसिद्ध ज्वेलरी डिजाइनर बनने का सपना देखा था, जो आगे चलकर इंटरनेशनल गहने बनाए। हालांकि दृष्टि उसकी फैमिली के नारंग के आभूषण समूह में केवल एक साधारण कर्मचारी थी। अमिताभ नारंग, जो निदेशक मंडल के प्रभारी थे, उनके द्वारा दबाए जाने के बाद उसके डिजाइन ड्राफ्ट को हमेशा की तरह कभी भी प्रबंधन द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसलिए शिवम ने विक्रम को उपहार के रूप में जीवन भर का अवसर देकर दृष्टि की उस इच्छा को पूरा करने का निर्देश दिया था। दृष्टि ने बुदबुदाया,
जैसे ही शिवम के सुझाव ने उसका ध्यान खींचा, शिवम के हाथ से अखबार लेते हुए उसने भर्ती में दिलचस्पी दिखाने से पहले कुछ समय के लिए इसे गंभीरता से पढ़ना शुरू किया। शिवम का सुझाव बुरा नहीं है, मैं एक बार जरूर तय करना चाहूंगी, दृष्टि ने कहा। ज्वेलरी डिजाइन। लंबे समय तक इस क्षेत्र में अध्ययन करने के बाद हमारी बेटी पहले से ही एक विश्व स्तरीय ज्वेलरी डिजाइनर बन जाती अगर उसे कंपनी में इतने सालों से बहिष्कृत नहीं किया गया होता। सिमी ने गर्व से कहा, बेटा तुझे जो करना है कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। आज तक भाई साहब और अजीत के नीचे दबकर खड़े रहना पड़ता था, उनका समर्थन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। व्यवहारिक तौर पर कुछ और कर नहीं सकते थे। अब उन दोनों के पिक्चर से बाहर जाते ही और कंपनी के विभागों में सत्ता में फेरबदल, इस मौके का फायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं। मैं समझती हूं, दृष्टि ने कहा, क्योंकि वो पहले से ही खुद को इस मौके को आजमाने के लिए मना चुकी थी। शिवम ने खाने का निवाला मुंह में रखते हुए कहा, दृष्टि, क्या तुम्हारे पास पहले से कोई अच्छा आइडिया है? अगर नहीं तो मेरे मन में सच में एक ज्वेलरी डिजाइन का आइडिया है। तुम ये भी जानते हो कि गहने और जेड कैसे डिजाइन किए जाते हैं? दृष्टि ने आश्चर्य से पूछा। शिवम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मेरे बचपन के दिनों में मेरा शौक हुआ करता था। वैसे मुझे इस बात का हमेशा से अफसोस हुआ है कि मुझे इसके बारे में और जानने का मौका नहीं मिला। शिवम ने सच में अतीत के दिनों में अपने गुरु से गहनों और जेड के बारे में बहुत सी बातें सीखी थी। दृष्टि ने रुचि के साथ कहा, मुझे इसके बारे में बाद में आराम से बताना। खाने के बाद दृष्टि अपने कमरे में लौटी और अपने कबर्ड में से ज्वेलरी डिजाइन के ड्राफ्ट्स के कुछ स्क्रॉल्स निकाले और जाने से पहले शिवम को बोलती हुई गई, शिवम कुछ देर के लिए मेरे कमरे में आओगे प्लीज? अखिल और सिमी ने हैरत में एक दूसरे की तरफ देखा। शिवम ने एक गहरी सांस ली और फिर एक दबी सी मुस्कान लिए दृष्टि के कमरे में दाखिल हुआ और अंदर आते ही उसने देखा कि पूरा कमरा कई शानदार सजावटों से भरा हुआ था। ये है वो ड्राफ्ट जिन्हें मैंने पहले डिजाइन किया था। चलो मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेती हूँ। इन सब पर एक नजर मारो, इन्हें गौर से देखो और मुझे इनके बारे में अपनी राय बताओ, दृष्टि ने कहा और डेस्क पर दस्तावेजों को रखते हुए चमकती हुई आंखों से शिवम की तरफ देखा। मुझे देखने दो। शिवम ने डेस्क पर रखे दस्तावेजों को उठाया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। ओके, तो इस पेंडेंट की बात करें तो इसकी डिजाइन एक विशेष शैली पर बहुत जोर देती है जो हार्ट ऑफ द सी की नकल करता है, सही है ना? शिवम ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस जेड पेंडेंट का डिजाइन सुबह के सूरज से प्रकाशित एक देवदार के पेड़ का प्रतीक है। इस विशिष्ट शिल्प में यथार्थवाद की ओर झुकाव के बावजूद ऐसा लगता है कि ये महान भावना से भरा हुआ है। और इस सोने के हार के डिजाइन को गौर से देखें तो ये क्लासिक्स के लिए सही रहता है और इसके कारीगर को उत्कृष्ट एम्बेडिंग कौशल की आवश्यकता होती है। शिवम, मैंने तुमसे गहनों के बारे में इतनी जानने की उम्मीद नहीं की थी, दृष्टि ने कोमल स्वर में कहा और उसने आज पहली बार शिवम को एक अलग रोशनी में देखा। शिवम बस मुस्कुरा दिया और उसने कुछ और नहीं कहा। दृष्टि ने गंभीरता से कहा, वास्तव में मेरे पास एक ऐसा डिजाइन था जिससे मैं पहले बहुत संतुष्ट थी, लेकिन हमेशा बस सोचती रह गई और मुझे इसे बनाने का अवसर कभी नहीं मिला। गहने के इस डिजाइन के लिए बहुत महंगे हीरे की आवश्यकता होती है और ना तो मेरे पास ऐसी सामग्री का प्रबंध करने की योग्यता थी और ना ही कंपनी ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया। ये एक ऐसा डिजाइन है जिस पर मुझे सबसे अधिक गर्व है, हालांकि मुझे अभी तक इसके लिए एक अच्छे नाम के बारे में सोचना है, दृष्टि ने कहा और वो ड्राफ्ट शिवम को सौंप दिया। शिवम ने वो दस्तावेज लिया और उसे ध्यान से देखते हुए उसका गंभीरता से विश्लेषण किया। जितना अधिक उसने डिजाइन को गौर से देखा और देखता रहा, उतना ही उस डिजाइन ने उसे चकित कर दिया। उस ड्राफ्ट का विश्लेषण करने के बाद उसके लिए यह स्पष्ट था कि दृष्टि के पास गहनों के डिजाइन में असाधारण प्रतिभा थी। सच कहूं तो मुझे लगता है कि तुम इसके डिजाइन में एक चाप और उससे भी अधिक बारीक नक्काशी जोड़ सकती हो। सामग्री के संदर्भ में हमारे पास अभी भी उच्च अंत रंगीन हीरे का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
इसके अलावा हमें सामग्री की आवश्यकता होगी, आकार में बड़ी होनी चाहिए। शिवम ने सुझाव दिया। मैं जानती हूँ, लेकिन क्या इसे बनाना बहुत महंगा नहीं होगा? इसकी लागत के अलावा इसका उत्पादन करना भी बेहद मुश्किल होगा। दृष्टि ने झिझकते हुए कहा। मुझे लगता है सब आराम से हो जाना चाहिए। शिवम ने उसे आश्वस्त किया। तुम्हें बस अपने आप में और अधिक आत्मविश्वास रखने की आवश्यकता है। इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गहनों के रूप में सोचने का प्रयास करो। दृष्टि ने शिवम को अपनी चमचमाती आंखों से देखते हुए ध्यान से सुना। दोनों ने आधे घंटे तक उत्साह से बातें की। अंत में गहनों के अंतिम डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया। दृष्टि ने डिजाइन के ढांचे को देखते हुए एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। ये तो बहुत अच्छा है शिवम। गहनों के डिजाइन के लिए तुम्हारी समझ और जानकारी बहुत ही उम्दा है। दृष्टि ने शिवम की प्रशंसा की। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस डिजाइन को एक कदम के रूप में इस्तेमाल करूंगी और अध्यक्ष विक्रम टोकस को इसका प्रस्ताव दूंगी। लेकिन हम इसे नाम क्या देंगे? दृष्टि ने थपथपाया और कुछ देर सोचा। शिवम ने भी कुछ देर सोचा और सुझाव दिया, विश्व के राजा। दुनिया का राजा? दृष्टि ने पूछा। दुनिया का राजा, दृष्टि ने उत्साह से कहा। मैं यही नाम रखूंगी, विश्व के राजा। ये हैं। और इस तरह दृष्टि ने पेंडेंट के नाम पर फैसला किया। डिजाइन के ड्राफ्ट को जल्दी से छांटते हुए दृष्टि ने अपना प्रस्ताव अध्यक्ष विक्रम को ईमेल के माध्यम से भेजा। उसी दिन अपने परिवार के साथ रात का खाना खत्म करने के बाद आखिरकार उसे जवाब मिला। विक्रम ने ईमेल में कहा, विचार काफी रचनात्मक है। कल कंपनी में आए और मुझसे मेरे ऑफिस में मिले। दृष्टि को उसके डिजाइन के अप्रूवल की खबर मिलते ही उसमें उत्साह की लहर फूट पड़ी। अगले दिन सुबह दृष्टि के बहुत मनाने और रिक्वेस्ट करने पर शिवम भी उसके साथ कंपनी गया। जल्दी ही टैक्सी नारंग एम्पायर टावर पर आ गई और जल्दी ही वो दोनों कार से उतरे और लिफ्ट में आए। वो आखिरकार कंपनी के अंदर आ गए। जैसे ही वो दोनों कार्यालय की इमारत में गए, उन्हें अचानक उपस्थित सभी लोगों की अजीब निगाहें देखने को मिली। दृष्टि, तुम तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो ना? तुम्हें यहाँ आने की अनुमति किसने दी? ये कंपनी के मैनेजमेंट विभाग का कार्यालय है। क्या तुम कंपनी में अपनी वर्तमान स्थिति से अवगत नहीं हो? वहां से गुजरने वाली एक महिला अधिकारी ने दृष्टि को पहचानने के बाद बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ कहा, ओ दृष्टि, क्या तुम्हारी बगल में खड़ा व्यक्ति वो नहीं है जिसने नारंग परिवार को शर्मिंदा किया है? वो कुख्यात निकम्मा दामाद शिवम है ना? नारंग परिवार के एक वरिष्ठ अधिकारी जो एक कार्यालय की कुर्सी पर बैठे थे ने देखा और एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ कहा, मुझे याद है कि कैसे तान्या ने उसे चेतावनी दी थी कि वो फिर कभी उसके सामने ना आए। फिर भी तुम उसे कंपनी बिल्डिंग में लाने की हिम्मत कर बैठी। इसका आप में से किसी को भी कोई लेना देना नहीं है, दृष्टि ने बिना कोई रिएक्शन दिए कहा, क्योंकि इस वक्त वो इन गाली गलौच वाले लोगों की परवाह नहीं कर सकती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वो हाथों में ड्राफ्ट लेकर अध्यक्ष के कार्यालय की ओर चल पड़ी। रुको। इस समय कार्यालय की दूसरी ओर से एक परिचित लेकिन शक्तिशाली आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा से एक शानदार हल्के बैंगनी रंग की पोशाक और अन्य महंगे गहने पहने एक महिला धीरे धीरे उनके पास चलते हुए आई। जैसे ही दृष्टि ने अपनी निगाह उस महिला की ओर घुमाई जो चल रही थी, उसने अपना गुस्सा प्रकट किया, लेकिन थोड़ा नर्वस भी महसूस कर रही थी। आखिरकार चलने वाली परिचित महिला नारंग परिवार की ही तान्या नारंग थी। तान्या आज की तारीख में नारंग के आभूषण समूह में डिजाइन विभाग की डिप्टी डायरेक्टर थी। साथ ही वो कंपनी की चीफ ज्वेलरी डिजाइनर भी थी। इसके अलावा वो कार्यकारी निदेशक अमिताभ नारंग की बेटी और करण की बहन भी थी, जिन्होंने स्वाभाविक रूप से उसे कंपनी में एक महत्वपूर्ण पोस्ट देकर रखी हुई थी। तान्या, कैसी हो? दृष्टि ने थोड़ा असहज महसूस करते हुए उसका अभिवादन किया। प्लीज स्टॉप इट। तान्या ने उसे हाथ दिखाकर चुप करा दिया और उसके बगल में खड़े शिवम को गुस्से से देखा। तुम अब भी मेरे सामने आने की हिम्मत करते हो? हाँ? थोड़ी भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? तान्या, आई एम सॉरी। शिवम और मैं आज यहाँ कुछ काम करने के लिए आए हैं। हम जल्द ही जाने वाले हैं, दृष्टि ने घबराकर कहा। दृष्टि को नर्वस देख शिवम ने कहा, दृष्टि,
तुम्हें इससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हें क्या लगता है, कौन हो तुम? मेरे सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तान्या नारंग ने गर्व से अपना सिर उठाया और शिवम को तिरस्कार से देखा। तुम्हारा और मेरा हिसाब अभी तक पूरा नहीं हुआ है, समझे? और मुझे ताव दिखा रहे हो? दृष्टि कुछ कहने को हुई, जिससे पहले ही तान्या फिर बोल पड़ी। देखो, अब मैं क्या करती हूं, जिस भी काम से तुम दोनों यहां आए हो उसे पूरा नहीं होने दूंगी मैं, समझे? अब देखो अब क्या करेंगे शिवम और दृष्टि। तान्या की बात से दृष्टि थोड़ा घबरा गई, लेकिन शिवम ने शांति से कहा, मैंने तुम्हारी शादी में पहले ही माफी मांग ली थी, जबकि वहां मेरी कोई गलती भी नहीं थी। हिम्मत तो देखो शिवम, क्या तुम भूल गए हो जो मैंने तुमसे कहा था? बगल से अचानक एक गहरी आवाज आई। इस समय दर्श सिंघानिया चलते हुए आया और उसने शिवम और दृष्टि को घृणा के भाव से देखा। फिर उसने एक उच्च और शक्तिशाली रवैये के साथ उपहास किया। क्या तुमने सोचा था कि तुम केवल एक माफी के साथ निपट जाओगे? क्या तुम इन पिछले कुछ दिनों के बाद अपना सरनेम भूल गए हो? क्या तुमने वास्तव में सोचा था कि मैं तुम्हारी घटिया गहनों के कारखानों को बंद नहीं करूंगा? दर्श ने नारंग के ज्वेलरी ग्रुप में बड़ी रकम का निवेश किया था। निदेशक मंडल के सदस्यों में वो भी कार्यकारी अधिकारियों में से एक बन गया था। इसके अलावा वो दिल्ली शहर के द सिंघानिया फैमिली में शीर्ष परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। तान्या ने अचानक दृष्टि के हाथ में ड्राफ्ट वाले बैग को देखा और तिरस्कार के साथ कहा, तुम यहाँ उस भर्ती नोटिस के लिए तो नहीं आई हो जिसे चेयरमैन टोकस ने जारी किया था, है ना? क्या तुम सच में अपने गहने डिजाइन आइडियाज में निवेश करने के लिए यहाँ हो? बहुत अच्छा मजाक है। अपने हुनर की कमी के बावजूद तुम अभी भी एक ज्वेलरी डिजाइनर बनने की कोशिश कर रही हो। पिछले कुछ सालों में तुमने कितने ज्वेलरी डिजाइन तैयार किए हैं? मैंने उन सभी को देखा है, वो सभी कूड़ा करकट हैं। तुम्हारा वर्तमान स्तर तुम जीवन भर भी कोशिश कर लो तो इसमें इन्वेस्ट करने की सोच भी नहीं सकती। तान्या ने व्यंग्य से उपहास किया। दृष्टि, मेरी कंपनी के डिजाइन विभाग के उप निदेशक और मुख्य ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हें इस इमारत को अभी इसी वक्त छोड़ने का ऑर्डर देती हूं। तान्या ने अहंकार में कहा, तुम्हारा डिजाइन आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया है। तान्या, तुम, मेरी बात तुम ही थी जिसने मेरे पिछले सभी ड्राफ्ट्स को रिजेक्ट कर दिया था? दृष्टि ने घटनाओं के मोड़ के बारे में पूरी तरह से अविश्वास में पूछा। क्या हुआ? क्या तुम अभी भी आश्वस्त नहीं हो? तान्या ने उपहास किया और गर्व से दृष्टि की तरफ देखा। क्या तुम सच में एक पेशेवर डिजाइनर के रूप में मेरे शब्दों पर संदेह कर रही हो? मैं पूरे दिल्ली शहर में शीर्ष ज्वेलरी डिजाइनर्स में से एक हूं। दूसरी ओर तुमने अभी तक किसी भी प्रकार के रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। यहां किस बारे में बहस हो रही है? अचानक ऑफिस में एक गहरी और गरिमापूर्ण आवाज सुनाई दी। सबने उस आवाज की दिशा में देखा और पाया कि चेयरमैन विक्रम टोकस अपने कैबिन से निकलकर बाहर आया और उसने धीरे से तान्या और दर्श पर अपनी निगाहें घुमाई। तान्या और दर्श का जो क्षणिक आत्मविश्वास था वो तुरंत ही घबराहट और डर में बदल गया। चेयरमैन सर, कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटी सी बात है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो कंपनी के नियमों को नहीं समझते हैं। मैं बस उन्हें सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था, दर्श ने कहा। ओह, विक्रम ने दर्श की ओर देखा और पूछा, कौन है जो नियमों को नहीं जानते? दर्श ने तुरंत उत्तर दिया, असल में ये मार्केटिंग विभाग में एक छोटी क्लर्क है और इसका नाम दृष्टि है। ये बिना अनुमति के कंपनी के उच्च अधिकारियों के कार्यालय में आई थी। बस इसीलिए मैं उसे सही तरह से समझा रहा था। इसे मैंने ही मिलने के लिए बुलाया है। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? विक्रम ने शांति से कहा। साथ ही मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये एक कार्यालय है। एक वरिष्ठ नेता के रूप में आपको क्या लगता है कि आप ऐसी जगह पर हंगामा करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि कोई भी कार्यालय में अनावश्यक शोर करे। अगर भविष्य में ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम दोनों इस ऑफिस से बाहर निकाले जाओगे। ये कहने के बाद विक्रम ने एक मुस्कान के साथ दृष्टि की ओर देखा। विक्रम ने कहा, मिसेस दृष्टि,
तो मैंने कल वो डिजाइन आइडिया देखा जो आपने मुझे मेल किया था और मैं काफी प्रभावित हुआ। मेरे ऑफिस में आइए जिससे हम आपके डिजाइन के विवरण के बारे में बात कर सकें। जी धन्यवाद विक्रम सर, दृष्टि ने गंभीरता से कहा और फिर तान्या, दर्श और अन्य लोगों पर ध्यान नहीं देते हुए विक्रम ने आगे की चर्चा के लिए दृष्टि और शिवम को अपने कार्यालय में ले जाने की पहल की। तान्या ने गुस्से से भरे भाव से शिवम और दृष्टि की पीठ की ओर देखते हुए ठिठोली की। उसकी किस्मत उसका साथ दे गई। उसके टैलेंट के साथ वो ऐसे गहने डिजाइन करने की सोच भी कैसे सकती है जिसे चेयरमैन पसंद करेंगे। दर्श ने धीमी आवाज में कहा, अरे चेयरमैन को ज्वेलरी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उन्हें गहनों के डिजाइन के बारे में कुछ भी कैसे पता चलेगा। उन दोनों को उम्मीद नहीं थी कि चेयरमैन विक्रम दृष्टि की मदद करेंगे और यहाँ तक कि उन्हें पूरे कार्यालय के सामने शर्मिंदा भी करेंगे। अपने बेकार डिजाइनों के लिए दृष्टि का सिर्फ उपहास करने के बाद तान्या को उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उसे कंपनी के इतने सारे हायर ऑफिशियल के सामने चेयरमैन ने दृष्टि के डिजाइन की जो तारीफ की उससे लग रहा था। डोंट वरी तान्या, दृष्टि के अनुभव के साथ ये एक चमत्कार ही होगा अगर चेयरमैन ने उसे अपने वर्तमान मानक के साथ इंटर्नशिप की पेशकश भी कर दी तो। नारंग परिवार के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक ने दिलासा देते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, दृष्टि को आखिरकार आपके ऑर्डर ही सुनने होंगे। डिजाइन विभाग के प्रबंधकों में से एक ने कहा, बिल्कुल सही तान्या, तुम कंपनी की मुख्य आभूषण डिजाइनर हो। जब समय आएगा तो तुम दृष्टि को सिखा सकती हो कि वास्तविक आभूषण डिजाइन क्या है। तान्या ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, कंपनी में अलग दिखने के लिए गहनों के डिजाइन पर भरोसा करना बस एक सपना है। उधर अध्यक्ष के कार्यालय में विक्रम ने व्यक्तिगत रूप से दृष्टि और शिवम के लिए कॉफी तैयार की और उनके सामने कॉफी के कप्स रखे। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, प्लीज आराम से बैठिए। विक्रम अपनी सीट पर लौट आया और एक विनम्र अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं विश्व के राजा के डिजाइन से बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे आपसे जो ड्राफ्ट मिला है वो सबसे प्रभावशाली ड्राफ्ट्स में से एक है जिसे मैंने अब तक देखा है। थैंक यू विक्रम सर। शिवम का परिचय कराने से पहले दृष्टि ने उन्हें धन्यवाद दिया। द किंग ऑफ द वर्ल्ड को मैंने और मेरे बगल में बैठे इन्होंने, शिवम, हम दोनों ने डिजाइन किया था। ओह, विक्रम ने इम्प्रेस होते हुए कहा, क्या ये जो यहाँ बैठे हैं ये आपके पति हैं? दृष्टि सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए झिझक गई। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आज यहाँ आपको बुलाया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि आपके गहने डिजाइन को पहले ही निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और कंपनी तैयार उत्पाद का उत्पादन करेगी। उस समय मैं चाहता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से इसके विकास और अनुसंधान की निगरानी करें। आप उस उत्पाद से संबंधित हर चीज के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगी। मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगी? दृष्टि इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चकित रह गई। वो व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के गहनों की उत्पादन प्रक्रिया की निगरानी कर सकती थी। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में सोचने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई थी। लेकिन मैं केवल प्रोडक्शन विभाग की कर्मचारी हूं और इस क्षेत्र में मेरा कोई अनुभव भी नहीं है। दृष्टि ने थोड़ा निराश होते हुए कहा, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, विक्रम ने आश्वस्त किया। नारंग के आभूषण समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करूंगा कि आपकी रचनात्मक डिजाइन मेरे स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हैं। इस प्रकार मैं आपको कंपनी के डिजाइन विभाग के निदेशक और मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में नियुक्त करूंगा। विक्रम ने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने पहले ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, एक बार पढ़ लीजिए और अगर आप इनसे सहमत हैं, आपको सब सही लगता है तो इन पर साइन कर दीजिए और मैं निदेशक मंडल में आज और अभी ही इसकी घोषणा कर दूंगा। सच में, यदि आप चाहें तो आज ही आप निदेशक के कार्यालय में जा सकती हैं। चेयरमैन सर, आप मुझे मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं? दृष्टि के चेहरे होंठ खुले के खुले रह गए क्योंकि उसे विक्रम की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसे लगा जैसे वो सपना देख रही हो। विक्रम दृष्टि को न केवल डिजाइन विभाग के निदेशक बल्कि
मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में भी चाहते थे। ये कंपनी के डिजाइन विभाग में सर्वोच्च अधिकार के साथ महत्वपूर्ण पद थे। यहां पहुंचने से पहले उसने ऐसे अवसरों को हासिल करने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद चेयरमैन से बस इतनी थी कि वो उसे केवल एक ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में रखे। सिर्फ उतने से ही वो संतुष्ट हो जाती। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह अपना सपना पूरा कर लेगी और कंपनी के शीर्ष पर पहुंच जाएगी। दृष्टि का सपना तो पूरा होने जा रहा है, लेकिन इसके आगे विक्रम ने जो प्रस्ताव दिया वो अब भी दृष्टि को एक सपने सा लग रहा था। विक्रम ने इस बात को भांप लिया और दृष्टि की ओर देखकर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, यह सच है, हालांकि आपको कुछ समय के लिए एक्टिंग डायरेक्टर के रूप में रखा जाएगा। किंग ऑफ द वर्ल्ड प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक करने के बाद ही आप पूरी तरह से इस पद को प्राप्त कर पाएंगे। बेशक आप अपनी पोस्ट के सभी अधिकारों का आनंद ले सकेंगे। आखिर में अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो ये कंपनी को भारी मुनाफे के साथ एक मजबूत ब्रांड प्रभाव भी लाएगा। इस प्रोजेक्ट में जो पोटेंशियल है, मेरी उससे काफी उम्मीदें हैं। आपके लिए ये एक अच्छा मौका इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त रायजादा ज्वेलरी ग्रुप को खास ऊंची क्वालिटी के ज्वेलरी प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है। विक्रम सर, मुझे ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये प्रोजेक्ट सफल हो और मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। आपको मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए शिवम की ओर देखा। ये देखकर कि आपके पति ने आपके साथ किंग ऑफ द वर्ल्ड को कैसे डिजाइन किया है, ऐसा लगता है कि उनके पास भी गहनों के डिजाइन में बहुत अच्छा कौशल है। क्या आप भी ज्वेलरी डिजाइन टीम में शामिल होना चाहेंगे? दृष्टि ने शिवम की ओर देखा और पलकें झपकाई। तुम्हें क्या लगता है? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास ज्वेलरी डिजाइनर बनने के लिए खास प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, पर हाँ, मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनकर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। 2 मिनट बाद विक्रम टोकस और दृष्टि जोशीले तरीके से ऑफिस से बाहर निकले। उन्हें इतना खुश देखकर कंपनी के बड़े से बड़े अधिकारी सोच में पड़ गए कि अंदर ऐसी क्या चर्चा हुई होगी। ऑलराइट, अटेंशन प्लीज, आप लोग जो कर रहे हैं उसे रोक दें। विक्रम ने कार्यालय में सभी अधिकारियों के सामने खड़े होकर कहा, मैं अब ऑफिशियल तौर पर घोषणा करता हूं कि भविष्य में कंपनी की ज्वेलरी डिजाइन टीम का नेतृत्व हमारी न्यूली प्रमोटेड एक्टिंग चीफ डिजाइनर अधिकारी डायरेक्टर दृष्टि नारंग करेंगी। इसके अलावा अब वो पूरी तरह से डिजाइन विभाग की इंचार्ज हैं। क्या? चीफ डिजाइनर अधिकारी? चेयरमैन विक्रम की बातें सुनने के बाद तान्या ने चौंकते हुए भाव से कहा, क्या आप मेरे फैसले पर सवाल उठा रही हैं? चेयरमैन विक्रम, आपको नहीं लगता कि यह निर्णय बहुत जल्दबाजी में लिया गया है? अब मेरा मतलब है कि आप सीधा किसी को मुख्य डिजाइन अधिकारी के पद पर कैसे रख सकते हैं? दर्श सिंघानिया ने असंतोष के साथ कहा, इसके अलावा दृष्टि मार्केटिंग विभाग में सिर्फ एक मामूली सी एम्प्लॉय थी, उसे तो इस डिपार्टमेंट की कोई नॉलेज भी नहीं। क्या आपको लगता है कि मैं आपकी राय पूछ रहा हूं? विक्रम ने दर्श को देखा। दृष्टि नारंग का ड्राफ्ट डिजाइन मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा है। मेरा मानना है कि वो मुख्य डिजाइन अधिकारी बनने के पूरी तरह से योग्य है। वाइस चेयरमैन मिस्टर दर्श सिंघानिया, अगर आपको मेरे फैसले से कोई समस्या है तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपनी आपत्तियां उठा सकते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वोट देने के लिए बुला सकते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कितने लायक हैं। विक्रम ने 2 टूक कहा। चेयरमैन विक्रम, यकीन मानिए, मेरा आपके खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं है। उससे क्या मिल जाएगा मुझे तो हमारे ग्रुप के विकास की चिंता है, दर्श ने स्पष्ट रूप से कहा। हालांकि उसने विक्रम के फैसले का खंडन नहीं किया, पर वो उस फैसले से सहमत भी नहीं था। विक्रम ने उपहास किया और धीरे से कहा, आपको मेरे फैसले से एतराज है, अच्छी बात है, किसी को तो होना चाहिए, पर अभी मेरे पास एक उससे भी ज्यादा जरूरी बात है जिसकी घोषणा करनी है। मैंने तय किया है कि कंपनी का एक्सपेंशन अब मुख्य रूप से नए डिजाइन की ज्वेलरी बनाने और बड़ी मात्रा में क्रिएटिव डिजाइन ड्राफ्ट्स इकट्ठे में ध्यान केंद्रित करेगा।
किंग ऑफ द वर्ल्ड को व्यक्तिगत रूप से दृष्टि नारंग द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे आधिकारिक तौर पर हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट्स में से एक के रूप में स्थापित किया जा चुका है। ये 10 मिलियन का ज्वेलरी प्रोजेक्ट भी हमारी न्यूली प्रमोटेड एक्टिंग चीफ डिजाइन अधिकारी दृष्टि नारंग ही संभालेंगी। विक्रम ने कठोर अभिव्यक्ति के साथ कहा। इसके अलावा कंपनी अपने नवीनतम ज्वेलरी डिजाइन को जनता के लिए जारी करने के लिए 1 महीने के समय में एक ज्वेलरी प्रदर्शनी का आयोजन करेगी। इस समय के दौरान कंपनी में कोई भी नए ज्वेलरी प्रोजेक्ट विकसित कर सकता है और कंपटीशन में भाग ले सकता है। इस प्रदर्शनी में जो भी पहला स्थान प्राप्त करेगा वो कंपनी का आधिकारिक मुख्य डिजाइन अधिकारी बन जाएगा। तो विक्रम ने एक छोटा विराम लिया और अपनी निगाहें घुमाई और आगे बढ़ने से पहले तान्या और दर्श की ओर एक चालाक मुस्कान की गोली मार दी। अगर आप मेरे फैसले से असंतुष्ट हैं तो आप बोलने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।